आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है नंबर एंड गेम थ्योरी। सो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक नंबर थ्योरी और एक गेम थ्योरी। नंबर थ्योरी में आपको लास्ट टर्म पे मैं चैप्टर नंबर 5 जो है आपका अर्थमेटिक फंक्शन, वहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद में आपके 4 चैप्टर बचे हुए हैं, चारों चैप्टर्स आपके सामने हैं। उसके बाद में बात करते हैं गेम थ्योरी की। गेम थ्योरी में भी आपके 4 चैप्टर हैं। अगर पेपर की बात की जाए, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर है, सो देखिएगा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन चैप्टर्स को स्किप भी कर देते हो तो अभी इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनमें से सिर्फ जो आपका थर्ड वाला चैप्टर होगा डायफेंटाइन इक्वेशन वाला, वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स को मिला करके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे कभी पूछे गए, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है, तो वो सफिशिएंट है करने के लिए। उससे बाहर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बाकी जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, वो आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स और एक ही आपका डायफेंटाइन इक्वेशन वाला जो चैप्टर है नंबर थ्योरी में से, आपके इन चैप्टर्स में से मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं गेम थ्योरी की। गेम थ्योरी वाला पोर्शन भी आपका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस बुक को मिला करके, यानी कि आपकी वैसे तो देखी जाए नंबर थ्योरी गेम थ्योरी दो अलग अलग बुक्स है, लेकिन मोस्टली अगर इसमें बात की जाए दोनों बुक्स की, तो सबसे ज्यादा जो चैप्टर्स है वो आपके नंबर थ्योरी के अंदर है और कुछ 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके गेम थ्योरी के अंदर है। तो उससे कुछ सिलेक्टिव ही क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप नंबर थ्योरी के इन चैप्टर्स को कवर कर लेते हो, जितने आपको करा दिए 5 चैप्टर वो और एक ये 6th वाला चैप्टर, तो इतना मान करके चलिए कि आपके पासिंग मार्क्स से भी अबव मार्क्स जो है वो आप गेन कर लोगे इजीली। ठीक है, तो इसलिए ये तो माइंड से निकाल दो कि हाँ आपकी बैक लग जाएगी या क्या है क्या नहीं। अगर आपने इतना सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है तो बैक की तो आपकी टेंशन खत्म हो गई। बाकी ये जो चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं नंबर थ्योरी के 4 और गेम थ्योरी के 4, इनमें से जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं क्लास में उतना कर लीजिए, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा बाहर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ ऐसा हो गया कि अगर एग्जामिनर के माइंड में कुछ और चल गया तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चंस दे दे, अदरवाइज क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम ये जो आपकी बुक है नंबर थ्योरी ये कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज 4 चैप्टर्स अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट है इसमें प्रिमिटिव रूट्स। प्रिमिटिव रूट्स से भी आपके ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते। सेकंड है क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ, तो इनसे आप मिला करके ये मान सकते हो कि दोनों चैप्टर से मिला करके 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ तो सिमिलर टाइप्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो जो भी आपके जिस भी टाइप के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको इन दोनों चैप्टर से कराऊंगी। कंप्लीट चैप्टर हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो टाइम कम है, दूसरी बात ये जब वो एग्जाम में आना ही नहीं है तो नहीं पढ़नेंगे फिलहाल के लिए हम उनको। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डायफेंटाइन इक्वेशंस, जिसके अंदर हम परफेक्ट नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, सम ऑफ 2 और 4 स्क्वायर्स, इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मोस्टली इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस किस पे बेस्ड बनते हैं, आपके परफेक्ट नंबर्स पे बेस्ड होते हैं और सम ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर का जो सम होगा उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। 4 स्क्वायर पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इस वाले चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको कवर करेंगे। एंड लास्ट है जनरेटिंग फंक्शंस एंड रिकरेंस रिलेशंस। इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो ये वाला जो चैप्टर है ये हम कवर नहीं करेंगे। सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें से कि इसमें जो भी सफिशिएंट क्वेश्चंस है दोनों में उनको कवर अप करेंगे। और इससे जितना पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डायफेंटाइन वाला है, इससे अलग जो 5 चैप्टर्स में आपको कंप्लीट करा चुकी वो है। ठीक है, इतना कर लीजिए, सफिशिएंट है। आज के लेक्चर में इन तीनों को कवर कर लेंगे, भले ही लेक्चर कितना भी लेंथी हो जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप अपना ये मान करके चल सकते हैं कि नंबर थ्योरी वाला पोर्शन आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका गेम थ्योरी का बचेगा। गेम थ्योरी का एक अलग से लेक्चर मिलेगा और एक लेक्चर के अंदर ही आपको कंप्लीट गेम थ्योरी कवर करा दी जाएगी। एक टाइप से मैराथन क्लास वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो था ताकि आपको पता चल जाए, फिर आप बार बार क्वेश्चंस पुट अप करते हो, दी ये नहीं कराया वो नहीं कराया ये वो। और इस लेक्चर के बाद में यानी कि कल आप ये मान करके चल सकते हो कि कल आपका नंबर थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद में परसों से यानी कि 21 तारीख से हम आपकी जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है वो स्टार्ट करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने आपने से डिफरेंशियल ज्योमेट्री ली हुई है तो टेंशन ना लो, फिर सारा फोकस उसी पे रहेगा। तो 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आपके 28 या 30 से एग्जाम से स्टार्ट है, तब तक वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज भी आपको आज या कल में ही मिल जाएंगी। क्लियर हो बात? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं।
देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 6 है आपका प्रिमिटिव रूट्स। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉडुलो एन। कोई भी इंटीजर होगा, मॉडुलो एन आपको गिवन होगा, उसका क्या करना है, आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे कि इफ एन इज ग्रेटर देन 1 इज एनी इंटीजर। हमने मान लिया कि एन जो है, जो कि किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, और ये कोई भी एक इंटीजर है, एंड ए इज अनदर इंटीजर, और ए कोई भी अनदर इंटीजर है, यानी कि ए की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, लेकिन n जो है वो 1 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऑल्सो दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, सच दैट अगर a और n का हम जीसीडी ले रहे हैं तो ये कितना आना चाहिए, 1। इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब आप सभी के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ये सिर्फ एज अ ब्रैकेट नहीं है, आपकी पूरी नंबर और गेम थ्योरी में आपको ब्रैकेट देखते समझ जाना है किसकी बात हो रही है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम a और n का जीसीडी ले रहे हैं वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो देन द ऑर्डर ऑफ मॉडुलो n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k। तो उस कंडीशन में अगर हम ऑर्डर निकालेंगे मॉड्यूलो n का, तो वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा k का, सच दैट कि वो किस फॉर्म में होगा, कि a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n होगा। यानी कि अगर आपके पास में कोई भी n क्या है, कोई भी इंटीजर है, a कोई भी इंटीजर है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन में अगर a टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n, इस फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन मिल रही है, कोई भी फंक्शन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में जो a की पावर k होगी, वो k जो है सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, जिसको आप क्या कहोगे, ऑर्डर कहोगे मॉडुलो n का, ठीक है। तो ये वाली चीज है इसमें, या कि हमें क्या निकालना है, कोई भी इंटीजर मॉडुलो n है उसका ऑर्डर निकालना है, तो a की जो पावर की फॉर्म में होगा वो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा उस मॉडुलो n का। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n है, तो मैंने पूछा 1 मॉड n का ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहोगे k होगा, क्या होगा, k होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लें, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कि इवेल्युएट द ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 5, कि आपको इवेल्युएट करना है ऑर्डर किसका, 2 मॉडुलो 5 का। 2 यहाँ पे कोई भी इंटीजर है और यहाँ पे 5 भी क्या है, कोई इंटीजर है। ये आपके पास में a की वैल्यू होगी, ये आपके पास में किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। ध्यान रखना मॉड n, तो मॉड के बाद में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो किसकी वैल्यू है, आपके पास में n की वैल्यू है। क्लियर है बात। तो हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है 2 मॉडुलो m का। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो अभी हमें डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन जो हमारी कॉन्फ्रेंस वाला जो चैप्टर था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो कि आपको क्या करने थे, डायरेक्टली एज इट इज याद रखने थे। तो उनमें आपको याद हो, मैंने एक रिजल्ट आपको लिखाया था कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m होता है, ये चीज हमें पता है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट था, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m होता है, ये चीज हमें पता है। m ना लेकर के हम यहाँ n ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब एक बात बताइए, सपोज दैट अगर हम कहें कि हमें a की वैल्यू 2 दे रखी है और n की वैल्यू 5 दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 है, तो इंप्लाइज दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, और k की वैल्यू क्या, जब ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो a की जो पावर होगी, यानी कि k की जो वैल्यू निकल करके आएगी कंपैरिजन करने पे, वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, किसका, 2 मॉडुलो 5 का। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे करेंगे कैसे, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 मॉड 5, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1। तो आप क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4 मॉडुलो 5, ठीक है। अब मैं कहूं 4 कैसी डिजिट है, 5 से छोटी डिजिट है, इसका मतलब अब तो इस पे डिवाइड नहीं होगा, यानी कि अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस में मिलेगा, हमें जो भी रिमाइंडर मिलेगा। हमें कब तक सॉल्व करना है, जब तक हमें पॉजिटिव रिमाइंडर ना मिले, वो भी 1 ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखना जरा, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो डायरेक्ट लिख दू 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8 मॉड 5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 8 कैसा है हमारा, 5 से बड़ा, तो हम 5 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं 8 को, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू
3 मॉड 5। ये चीज तो पता चल गई आपको, ऐसे ही तो सॉल्व करते हुए आते हैं हम इन चीजों को। तो यहाँ से क्या करोगे, अब आप देखोगे 3 भी कैसा है, 5 से छोटा है, तो अब भी रिमाइंडर नहीं आ सकता, निगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। तो हमें क्या करना है, इसको कब तक सॉल्व करना है, जब तक हमारे पास ये वैल्यू 1 ना आ जाए, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में लेकर के आना है। अब क्या करो, आप फिर से दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, जब आप 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो कितना होगा, 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा, मॉड 5। 6 कैसा है, 5 से बड़ा है, डिवाइड करो, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, सो 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। अब एक बात बताइए, ये जो आपके पास में फंक्शन बना है, ये किस फॉर्म का, इस फॉर्म का नहीं है। a टू दी पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। a की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5 हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। तो ऑर्डर क्या हो गया 2 मॉडुलो 5 का, 4 हो गया। तो आप क्या लिखोगे, हेंस 4 इज द ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 5। 4 क्या हो गया, ऑर्डर हो गया किसका, 2 मॉडुलो 5 का। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी थी, इसमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कर लोगे आप सभी क्वेश्चंस। एक बार यहां तक नोट कीजिए। चलिए देखो, एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से दे रही हूं, कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 5। 3 मॉडुलो 5 है, इसका ऑर्डर निकाल लोगे आप सॉल्व करके, एंड आंसर अगर मैं इसका बताऊं, इसका ऑर्डर भी आपका 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इवैल्यूएट द ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 8। ठीक है, 3 मॉडुलो 8 के लिए आपको फाइंड आउट करना है, एंड इसके लिए आपका आंसर आएगा 2। देखो भाई, सीधी सी बात है, 3 मॉडुलो 8 यानी कि a की वैल्यू क्या है, 3। सोल्व कैसे करोगे, अगर मैं आपको जनरली बताऊं, आप लिखोगे 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सॉल्यूशन बता रही हूँ यहाँ पे, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 8। इस तरीके से हम सोल्व करते जाते हैं। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1 है, 3 छोटा है, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा, 9 मॉडुलो 8 आ जाएगा। अब 9 कैसे 8 से बड़ा, 8 1 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, सो इट मीन्स 1 मॉडुलो 8 आप इसको लिख सकते हो, और 2 टाइम्स करने पे ही आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई कि 3 टू दी पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8। तो a की वैल्यू 3, n की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 8 है, ये वाली कंडीशन बन रही है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अपने आप सॉल्व करना है। बस इस टाइप के इतने क्वेश्चंस थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों क्वेश्चंस अपने होमवर्क से कर लेना, आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट देखिएगा, इसी चैप्टर से जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका प्रिमिटिव रूट्स के ऊपर। तो प्रिमिटिव रूट को कैसे फाइंड आउट करोगे कि इफ एन इंटीजर a हैज ऑर्डर 5m मॉडुलो m where m is a positive integer and gcd of a comma m is equals to 1 then a is a primitive root of m। मतलब क्या है कि मान लिया यदि a क्या है, कोई भी इंटीजर है, किस ऑर्डर का, 5m ऑर्डर का। अब देखो ऑर्डर आपको पता चल गया, ऑर्डर क्या होता है कि हमने कहा कि अगर a कोई भी इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर है, तो आप क्या कहोगे कि जो a मॉड m है वो किस ऑर्डर का होगा। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे अभी जब मैंने आपको ऑर्डर पढ़ाया था। ठीक है, ये चीज बताई थी कि a मॉडुलो n जो है वो किस ऑर्डर का होगा, k ऑर्डर का होगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, a टू दी पावर k की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब हमने ये बात बोली कि यदि a कोई भी इंटीजर है किस ऑर्डर का, 5m मॉडुलो m ऑर्डर का, तो उसका सीधी सी बात क्या निकलती है कि a किस ऑर्डर का है, 5m ऑर्डर का है। और हमने क्या कहा है कि a जो है उसका ऑर्डर क्या है, 5m मॉडुलो m। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में कंडीशन क्या आएगी, मॉड m। ये चीज हमारी साफ निकल करके आ गई ऑर्डर वाली कंडीशन से, जहां पर m क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ऑल्सो a और m का जो जीसीडी है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑर्डर वाली कंडीशन में हम क्या लेकर के चले थे कि a और m का जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो देन a इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ m। तो ये तो ऑर्डर के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, प्रिमिटिव रूट्स के लिए, कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि a कोई भी इंटीजर है और a मॉडुलो m का
का जो ऑर्डर है वो क्या है, 5m है। m और a का जो जीसीडी है वो कितना है, 1 है। तो उस कंडीशन में a को हम क्या कहेंगे, प्रिमिटिव रूट कहेंगे, किसका, m का। सो थस m हैज अ प्रिमिटिव रूट a। इसका मतलब क्या है कि m क्या रखेगा, एक प्रिमिटिव रूट a रखेगा। किस कंडीशन में, यदि a टू दी पावर 5m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m होगा। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए फाई ऑफ m, हम कोई फाई ऑफ m क्या है, हमारा यूलर फंक्शन है। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा यूलर फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर फाई ऑफ m कोई भी यूलर फंक्शन है, उसकी आप वैल्यू निकाल लोगे इजीली सॉल्व करके, जैसे कि हम निकालते हैं यूलर फंक्शन के लिए। तो वो हमने रिप्रेजेंट कर दी किससे, d से। हमने कहा कि वो क्या है, डिवाइजर है, d है। तो या तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या a टू दी पावर d इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m होना चाहिए। यानी कि a टू दी पावर d की फॉर्म में जब आप सॉल्व करोगे तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए, किसका, 1 मॉड m का। फॉर ऑल सभी के लिए d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन होगी किससे, 5m से। सो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रिमिटिव रूट के लिए अप्लाई करनी है। क्या क्या बताया आपको मैंने कि a कोई भी अगर इंटीजर है, आपसे a मॉडलो m की वैल्यू निकलवा रहा है, मतलब a मॉडलो m का जो ऑर्डर है वो आपको दे दिया कितना, 5m है। a और m का जीसीडी कितना है, 1 है। तो आपसे कह रहा है कि m के प्रिमिटिव रूट निकालो। तो आप क्या कहोगे कि m जो है वो एक प्रिमिटिव रूट a रखेगा। किस कंडीशन में, यदि a टू दी पावर 5m कॉन्ग्रुएंट हो 1 मॉड m के, या फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि a टू दी पावर d डज नॉट कॉन्ग्रुएंट हो किसके, 1 मॉड m के। अगर कोई भी कंडीशन में से एक के लिए भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो प्रिमिटिव रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ज्यादा लेंथी जो क्वेश्चन है इस टाइप से आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो वो ही दोनों करा रही हूँ बस। फर्स्ट है फाइंड ऑल द प्रिमिटिव रूट ऑफ 6। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको कोई भी एक इंटीजर दे दिया 6 और आपसे कह रहा है कि 6 के प्रिमिटिव रूट फाइंड आउट कीजिए। कैसे निकालोगे आप, आपको अभी कंडीशन बताई। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन क्या कहती है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। हमें तो सिर्फ यही पता है, इससे अलग तो हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते बिना माने। तो सबसे पहले तो आपको दे दिया क्या, एक तो आपको वैल्यू गिवन है m की, कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे इसको आप मान सकते हो कि ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है, कितनी, 6 दी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो हमें फाई ऑफ m की वैल्यू चाहिए होगी। अगर मैं कहूं फाई ऑफ m की वैल्यू निकालिए, यानी कि फाई ऑफ 6 की वैल्यू निकालिए, तो क्या होगी, यूलर फंक्शन बनना है। सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम 6 के फैक्टर करें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 और 3 दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर है। अगर आपको याद हो कि अगर हमें फाई ऑफ p की वैल्यू निकालनी है और p हमारा प्राइम नंबर है, तो यूलर फंक्शन के अकॉर्डिंग फाई ऑफ p हमारा किसके इक्वल होता है, p माइनस 1 के इक्वल होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हमें फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है, 2 प्राइम नंबर है तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1। और 3 के लिए करोगे, 3 भी प्राइम नंबर है तो 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। इट मीन्स आपके पास में फाई ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये चीज तो हम रख सकते हैं। सो नाउ वी नो दैट, क्या पता है हमें कि हम ले सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। हमें तो सिर्फ ये कंडीशन पता है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो 2 है वो ओनली डिवाइजर है किसका, फाई ऑफ 6 का। हियर 2 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ फाई ऑफ 6। यानी कि जब भी हम पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो t की वैल्यू है ये हमारे पास में सिर्फ क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। या 2 का कोई भी मल्टीपल और अलग से कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे कि हमें ये कंडीशन पता है। सो नाउ अगर हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड m होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले सकते हैं। सो इम्प्लाइज दैट अगर दोनों साइड का आप स्क्वायर लोगे, 2 का स्क्वायर 4 मॉड m हो गया। इससे ज्यादा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये वाली कंडीशन आ रही है, नहीं आ रही भाई। अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 हमारा किसके इक्वल है, फाई ऑफ 6। तो 2 की पावर फाई ऑफ 6 इज कॉन्ग्रुएंट आ रहा है 4 मॉडलो 6 के। यहाँ पे काम करना है, ये 6 है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। m की वैल्यू 6 है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों को मैच करके कि अगर ये फाई ऑफ 6 है
तो आप कह सकते हो कि ये हमारा कुछ कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखना, ये अगर हमारे पास में m की वैल्यू सिमिलर है, a की वैल्यू हमने 2 ली, तो क्या यहाँ पे 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन तो हमारी होगी नहीं। फिर 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है? 3। हमें ये कहाँ तक सोल्व करनी है? 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, क्योंकि 6 हमारे पास में गिवन है। 6 के लिए सोल्व नहीं करेंगे, 1 के लिए करते नहीं है, तो बीच में जितनी भी टर्म्स हैं सभी के लिए सोल्व करेंगे। 2 के लिए सोल्व किया तो हम कह सकते हैं 2 तो हमारा प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी इनमें से कोई सी भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 3 के लिए सॉल्व। अगर मैं कहूं 3 का स्क्वायर कीजिए इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर देखो हम 3 के लिए ले रहे हैं तो आप कहोगे 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड m की वैल्यू कितनी है? 6 है। दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 9 मॉड 6 आ जाएगा। 9 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 आ जाएगा। तो 3 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 6। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी आपने देखा कि इसको अगर हम 5 ऑफ 6 लिखे तो mm की वैल्यू तो सेम हो रही है, लेकिन यहाँ फिर हमारे पास 1 आना चाहिए। 1 हमारे पास आ नहीं रहा, तो ये वाली कंडीशन भी फेल हो गई, यानी कि 3 भी हमारा प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। कोई बात नहीं। ऑल्सो किसके लिए करोगे आप? 4 के लिए करोगे, तो 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 6 होगा। 4 कैसी है? छोटी क्वांटिटी है, मतलब छोटी डिजिट है 6 से। क्या कर दोगे? दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, तो 4 चौक 16 मॉड 6 हो जाएगा। 16 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो 6 2 जा 12। रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास में? 4 बचेगा। अगर रिमाइंडर आपके पास में 4 बचेगा तो इसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे भी हमने देखा कि 5 ऑफ 6 और यहाँ पे इसको 6 लिख सकते हैं, तो mm की वैल्यू तो सेम हो गई, लेकिन यहाँ 1 आना चाहिए, तो ये कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई हो रही। इट मींस 4 भी हमारा प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। आगे चलिए, किसके लिए सोल्व करोगे? 5 के लिए। हमें पता है 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 6 हम लिख सकते हैं अपने पास से। क्यों? क्योंकि हमें ये कंडीशन पता है। अगर हम देखें 5 हमारे पास में छोटी डिजिट है 6 से, तो क्या करोगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25 मॉड 6। 25 को डिवाइड कीजिए 6 से, 6 4 जा 24। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। इट मींस इसको आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 6 की फॉर्म में। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखो इसको आप लिख सकते हो 2 को क्या लिख सकते हो? 5 ऑफ 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 6। अपने समझने के लिए, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए। तो यहां से देखोगे m की वैल्यू कैसी आ रही है? सेम। तो अगर ये a है तो आप कहोगे a टू द पावर 5 ऑफ m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m की फॉर्म में है, यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या कहते हैं कि a इज प्रिमिटिव रूट ऑफ m। तो a क्या है हमारे पास में? ये, और m की वैल्यू क्या है? 6 है। तो आप क्या कहोगे? 5 इज प्रिमिटिव रूट ऑफ 6। तो क्या लिखोगे? हेंस 5 is the only primitive root of 6। 5 क्या है? ओनली प्रिमिटिव रूट है किसका? 6 का। हमें क्या बताना था कि हमें फाइंड करने थे प्रिमिटिव रूट किसके? 6 के। तो हमने 2 3 4 5 सभी के लिए चेक किया, ना तो 2 प्रिमिटिव रूट है, ना 3, ना 4, सिर्फ 5 ही क्या है? प्रिमिटिव रूट है 6 का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, नोट कीजिए यहाँ तक, फिर एक और है इस टाइप का क्वेश्चन, वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है? फाइंड ऑल दी प्रिमिटिव रूट ऑफ 15। 15 के सभी प्रिमिटिव रूट जो है उनको फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे आपको वैल्यू गिवन है किसकी? m की। गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको? m की वैल्यू गिवन है क्या? 15। आपको इसके लिए क्या निकालने हैं? प्रिमिटिव रूट्स निकालने, यानी कि आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कितने प्रिमिटिव रूट जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं 15 के लिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होता है? 5 ऑफ m निकालना होता है। 5 ऑफ m मतलब क्या है? 5 ऑफ 15। 15 के अगर हम फैक्टर करें तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 5 जा 15, यानी कि 3 इंटू 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। ऑल्सो इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 ऑफ 3 इंटू 5 ऑफ 5 की फॉर्म में। 3 कैसा है? प्राइम नंबर है। 5 कैसा है? प्राइम नंबर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 माइनस 1 इंटू इसको क्या लिख सकते हो? 5 माइनस 1। ये पता चल गई कैसे आया? अभी बताया था
कि अगर हमें फाई ऑफ पी निकालना है, ये क्या है हमारा यूलर फंक्शन है, पी अगर हमारा प्राइम है तो फाई ऑफ पी हमारा किसके इक्वल होगा, पी माइनस वन के इक्वल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले चैप्टर में, जो कि अरिथमेटिक फंक्शन था। तो यहाँ से इसको आप सोल्व कर लोगे, 2 5 माइनस 1 4, यानी कि 2 4 जा 8, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, भाई 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से। तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3। इट मीन्स अगर हम फाई ऑफ 15 की वैल्यू देखें तो वो या तो 8 आएगी या 2 की पावर 3, किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यानी कि जो ओनली डिवाइजर होगा वो आपके पास में क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप क्या लिखोगे, सो 2 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ फाई ऑफ 15। फाई ऑफ 15 का जो ओनली प्राइम डिवाइजर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। सो नाउ अब हमें क्या निकालना है, कंडीशन आपको पता है इज कॉन्ग्रुएंट टू ए mod m होता है। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है 15 की, तो आप लेकर के चलो, 1 को तो हमें छोड़ देना है, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक के लिए हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो प्रिमिटिव रूट होंगे 15 के। सबसे पहले देखो, अगर हम देखें 2 के लिए, मैंने कहा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 15, इसके लिए देखो तो आप क्या कहोगे, दीदी 2 की पावर कितनी कर सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16, 16 सॉरी आप कह सकते हो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, बस इतना बहुत है। यानी कि अगर हम 2 की पावर 4 करें, इधर भी 2 की पावर 4 करनी पड़ेगी, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16 है। ठीक है, 16 कैसा है, इससे बड़ा है, तो आप कहोगे इसको अगर हम सोल्व करें 15 1 जा 15, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इट मीन्स 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 15, इस फॉर्म का हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है बात। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो 4 क्या है हमारे पास में, 4 हमारे पास में क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पता है फाई ऑफ 15 को या तो हम 8 लिखेंगे, फाई ऑफ 15 को क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे, तो या तो हमारे पास 8 बनना चाहिए या फाई ऑफ 15 होना चाहिए। 4 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, और कंडीशन हमें पहले से ही मिल गई, कौन से वाली, 8 टू दी पावर फाई ऑफ m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m वाली। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे ये जो 4 है ये m के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब 2 तो हमारा प्रिमिटिव रूट होगा ही नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 3 है। अगर हमने कहा कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod m है, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod m है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 है, तो 3 को तो डिवाइड नहीं करोगे, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर, तो इधर भी 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 आ जाएगा। 9 भी छोटी डिजिट है, इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 क्यूब हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, mod 15 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे, 15 1 जा कितने हो जाएंगे, 15, तो आपके पास में कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 mod 11। सोल्व करते जाओगे, ये आपका 3 जो है वो भी प्रिमिटिव रूट नहीं निकलेगा। ऑल्सो अगर आप एक चीज मान करके चलो कि अगर हम 3 और 15 ले रहे हैं भाई, ठीक है, तो आप देखोगे अगर 3 हमारे पास में a की वैल्यू है और m की वैल्यू 15 है, तो क्या 3 और 15 का जीसीडी 1 आएगा। प्रिमिटिव रूट के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि a और m का जीसीडी कितना आना चाहिए, 1। तो कुछ टर्म्स तो आप वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो जिनका जीसीडी 1 नहीं आ रहा, भाई 3 और 15 दो हमारे पास में कैसे हैं, दोनों प्राइम नंबर है, तो आप क्या कहोगे, 3 और 15 का जब आप जीसीडी निकालोगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालोगे, वो कितना आएगा, 3। तो यानी कि 3 तो हमारा प्रिमिटिव रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जीसीडी जो है a और m का वो 1 आना चाहिए। किस कंडीशन में, यदि a प्रिमिटिव रूट है m का, तो देखो 3 तो कैंसिल हो गया, डायरेक्ट कैंसिल करो, 5 और 15 का अगर आप जीसीडी निकालोगे वो भी 1 नहीं आएगा, तो 5 भी प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। उसके बाद में फिर आप आगे चलिए, 10 और 15 का जीसीडी निकालोगे, 10 से पहले 9 पे आ जाओ, देखो 9 और 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इनका भी जीसीडी आपके पास में 3 आएगा शायद से, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या नहीं होगा, प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, फिर 12, 3 से ये भी डिवाइड, और 15 भी, 12 भी प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। तो यानी कि आपके पास में 3 5 9 10 12 ये तो कट ही होगा, ये तो आपके प्रिमिटिव रूट होंगे ही नहीं। अब आपके पास कितना बचा, एक तो 4 बचा, एक 6 बचा, एक 7 बचा, एक 8 बचा, एक 11 बचा, एक 13 बचा, एक 14 बचा। इनमें से कोई भी हमारे पास प्रिमिटिव रूट हो सकते हैं। आप चाहे तो इस चीज को ऐसे शो करके दिखा सकते हो। अगर आपको अच्छे से लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि
नाउ दी पॉसिबल डिवाइजर्स, ऐसे मत लिखना, यहां पे लिखना नाउ दी कोप्राइम्स ऑफ 15 आर। अगर हम कोप्राइम्स की बात करें 15 के, तो वो क्या क्या आएंगे आपके पास, 2, 4, ये सभी आ जाएंगे क्योंकि बाकी सभी तो हमने हटा दिए, 6, 7, 8, 11, 13 और 14। ठीक है, ये हमने मान लिया कि हमारे पास में कोप्राइम हो सकते हैं किसके, 5 और 15 के। नाउ अब हमें क्या करना है, यहां से आप क्या लोगे कि इनमें से पॉसिबल प्रिमिटिव रूट्स लेट करोगे कि लेट दी पॉसिबल primitive roots of 15 are, यानी कि जो पॉसिबल रूट्स, प्रिमिटिव रूट्स होंगे 15 के, वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। अगर आप देखो 4 आपके पास में कैसा आ जाएगा, इवन नंबर है, ठीक है, और दूसरा कंपोजिट नंबर है, 6 भी है, 8 भी है और 14 भी है। तो आपके पास बचे कौन कौन से, 2, 7, 11 और 13। 2, 7, 11, 13 ये चारों कैसे हमारे पास में प्राइम नंबर्स है। तो इनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग इनमें चारों में से ही क्या होना चाहिए, कोई ना कोई प्रिमिटिव रूट होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, लेट द पॉसिबल प्रिमिटिव रूट्स ऑफ 15 आर 2, 7, 11 और 13, ये हमने मान लिया। सो नाउ सबसे पहले 2 के लिए चेक कीजिए। तो देखो 2 के लिए तो अभी हमने चेक किया था, 2 की पावर 4 की थी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 1 आ गया था हमारा रिमाइंडर, कब, जब हमने उसको 15 से डिवाइड किया था। ठीक है, ऑल्सो अगर मान लो हम 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 3 तो है नहीं, 7 के लिए सॉल्व करो, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 15, ये हम मान करके चल सकते हैं। अब 7 तो हमारे पास में 15 से छोटी डिजिट है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया, 49 हो सकता है। अब इसको डिवाइड करो, 15 3 जा 45, रिमाइंडर कितना बचा, 4, इट मींस 7 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 15। लेकिन हम कहां तक सॉल्व कर सकते हैं, पावर 8 तक। तो इसका एक और बार क्या कर दो, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, कितना आ गया, मॉड 15। डिवाइड करो, 15 2 जा 30 हो जाएगा, माइनस में आएगा तो 1 टाइम्स ही चला दो, 15 1 जा 15, आपके पास में कितना बचा, 13 बच जाएगा, मॉड 15। अब भी हमारे पास में सॉल्व नहीं हो रहा, एक काम करो, एक और बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 7 जा 91 मॉड 15। ठीक है, 15 से 91 को डिवाइड करो, 15 6 जा 90 हो जाएंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 15 6 जा 90, रिमाइंडर कितना बचा, 1 मॉड 15। तो यहाँ पे तो हमारे पास में अभी से रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे पावर तो कितनी तक पहुंचे, हम 4 तक पहुंचे। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 5 ऑफ m चाहिए, यानी कि 5 ऑफ 15। तो या तो 5 ऑफ 15 कितना आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब 7 भी हमारा प्रिमिटिव रूट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हमारे पास 5 ऑफ m नहीं आया अभी सॉल्व करके, तो इसका मतलब 7 भी प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। 11 के लिए चेक कीजिए, 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड 15, ये हम लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, 11 के लिए जब आप सॉल्व करोगे, 11 छोटी डिजिट है 15 से, तो स्क्वायर कर दीजिए, इधर मिलेगा आपको 121 मॉड 15। ठीक है, 15 8 से कितने होते हैं, 120। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1। तो 11 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 15। अब भी यहाँ पे देखो 5 ऑफ m कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 8 आना चाहिए। इट मींस 11 भी हमारा प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। लास्ट क्या बच रहा है, 13। 13 के लिए और सॉल्व कीजिए, 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 मॉड 15। 13 छोटी डिजिट है 15 से, दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 169 मॉड 15। 15 1 जा 15, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में, 4 बच जाएगा, 4 मॉड 15। अब क्या कर सकते हो आप,
दोबारा से एक बार और 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 की क्यूब हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 52 मॉड 15। इसको सॉल्व कर लोगे आप। 52 को जब आप डिवाइड करोगे 15 से तो आपके पास में रिमाइंडर कितना बचेगा 15 3 जा 45। तो 5 to 7 मॉड 15 अब भी नहीं सोल्व हुआ। दोबारा से 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 7 जा 91 मॉड 15। 91 को डिवाइड करोगे 15 से 15 6 जा 90। तो आपके पास कितना आ गया 13 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 15। यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास में क्या आ गया रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन 5 ऑफ m अब भी हमारे पास में कितना है 4। तो इसका मतलब 13 भी हमारा प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। प्रिमिटिव रूट की कंडीशन क्या कहती है कि a और m का जीसीडी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए और a टू द पावर 5 ऑफ m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m होना चाहिए। तो 5 ऑफ m हमारे पास में कितना है 5 ऑफ 15, यानी कि इसको सॉल्व करके हमारे पास 8 आया। तो या तो इनमें से किसी की भी पावर 8 होने पर यहाँ पर हमारे पास में 1 कॉन्ग्रुएंट m वाली कंडीशन आती, उसी को हम क्या कहते हैं प्रिमिटिव रूट कहते हैं। किसका m का। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास जितने भी नंबर्स थे उनमें से कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 15 का कोई भी प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या लिखोगे आप एट द एंड कि देयर एग्जिस्ट नो प्रिमिटिव रूट, देयर एग्जिस्ट नो प्रिमिटिव रूट ऑफ 15, यानी कि 15 का कोई भी प्रिमिटिव रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है बात। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, आया हुआ था तो इसलिए कराया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। बाकी इस चैप्टर से इन दोनों क्वेश्चन से ना क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे तो आपको करने की नीड नहीं है। अपना नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको नीचे तक का क्लियर दिखाई दे गया होगा, वो कट रहा था साइड से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। तो इसमें भी आपसे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको कॉन्ग्रुएंस वाली जो डेफिनेशन है उसके थ्रू आपको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में कॉन्ग्रुएंस गिवन होगा और उसको आपको क्या करना होगा सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। So the general form of a quadratic congruence in one variable is ax square plus bx plus c is congruent to 0 mod p, where p is an odd prime, a, b and c are integers and a does not divisible by p। मतलब क्या है देखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कि किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में होता है और वेरिएबल क्या हो सकता है वहां पे एक्स वाई आप कुछ भी ले सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा कि मान लीजिए जो भी आपके पास में वेरिएबल है, अगर उसमें जो भी वेरिएबल आप ले रहे हो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2 हो, तो उस कंडीशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कहलाता है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये आपकी अगर इज इक्वल्स टू में 0 रख दोगे तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी। इतना आप सभी को पता है। अब बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस की। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए आपको पता है हम किस साइन का यूज करते हैं, इस साइन का। कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन क्या कहती है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m होता है। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस की जो डेफिनेशन होती है वह a माइनस बी डिविजिबल होना चाहिए किससे, m से। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस की तो a के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, जो भी आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे b के प्लेस पे आपके पास में क्या जाएगा 0 मॉड m के प्लेस पे क्या आ जाएगा p, और यहाँ पर p कैसा होगा एक ऑड प्राइम होगा। ध्यान रखना प्राइम तो होगा ही होगा लेकिन ऑड प्राइम होगा। ये तो सीधी सी बात है, p की वैल्यू आपकी 2 नहीं हो सकती क्योंकि 2 क्या है प्राइम तो है लेकिन कैसा है इवन प्राइम है। हम बात किसकी कर रहे हैं ऑड प्राइम की। क्लियर है बात। तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए ऑड प्राइम होना चाहिए। ऑल्सो a b और c कैसे होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पे आप स्मॉल ना लेकर के कैपिटल ले लो, उससे कोई भी खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो a b c कैसे होने चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए और जो a है वो p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि a जो है वो p से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये हमारी डेफिनेशन कहती है किसकी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस की। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस गिवन होगा और आपको क्या करना होगा उसको सोल्व करना होगा। उसको
सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इस टाइप का, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से दूंगी, कर लेना, सफिशिएंट है। बस इस टाइप के ही आएंगे अगर क्वेश्चन पूछे गए आपसे एग्जाम में, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन में आपसे कहा है solve the congruence 3x square plus 5x plus 9 is congruent to 0 mod 11। इसको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक छोटा सा इजी सा मेथड बता रही हूँ कि सपोज दैट आपको कोई भी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है वो किस फॉर्म में गिवन है, ax square plus bx plus c is congruent to 0 mod p। क्लियर है बात? मैंने मान लिया कि हमारे पास में कोई भी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इस फॉर्म में गिवन है और मैंने कहा कि इसका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करोगे आप, ध्यान रखना स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि जो भी आपके पास में गिवन कॉन्ग्रुएंट है उसमें आप क्या कर दो, 4a से मल्टीप्लाई कर दो ऑन, चाहे तो इसको शॉर्ट नोट करके लिख लेना साइड में कि ये स्टेप से आपको फॉलो करने हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4a। 4a से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ध्यान रखना अगर ये आप स्मॉल लेटर में ले रहे हो, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो यहाँ पे 4 इंटू स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 4a से मल्टीप्लाई करोगे तो देखना ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4ab इंटू एक्स प्लस ये टर्म क्या हो जाएगी, 4c इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा ये, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करोगे 4a में तो आपको 0 ही मिलेगा, कॉन्ग्रुएंट टू मॉड p। क्लियर है? अब इससे नेक्स्ट जो लाइन आएगी उसमें आपको इसको क्या बनाना है, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट में इधर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू मॉड p। अब ये जो abc की वैल्यूज है ये आपको कहां से मिल जाएंगी, जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी उससे आप क्या देख सकते हो, a b और c की वैल्यूज, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो इनकी हेल्प से abc मिल जाएगा। तो इजीली आप इसकी और इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। जब इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कौन सा हो गया आपके पास में, स्टेप नंबर 2। उसके बाद में स्टेप थर्ड जो होगा, स्टेप थर्ड में आप क्या ऐड कर लोगे कि आपके पास में जो ये वैल्यू है 2ax प्लस b, इसको आप ऐड करोगे क्या, y। सो देन आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे इसको सोल्व करके कोई भी वैल्यू आएगी आपके पास में एक सिंगल टर्म इंटू मॉड p, एंड देन उसके लिए आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। अगर इधर की साइड y का स्क्वायर है तो इधर की साइड सपोजेट मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, हमने कहा 4 मॉड p कुछ भी आ गया, तो आपको इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या ऐड करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग इधर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इसको y के इक्वल ऐड कर लोगे। फिर स्टेप 4 आप मान सकते हो कि स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, जो इधर की साइड होगी b की वैल्यू जो भी आएगी उसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में दोनों साइड रूट लोगे तो y इज इक्वल y इज कॉन्ग्रुएंट टू, जो भी टर्म आएगी वो रहेगी एक प्लस के साथ में एक माइनस के साथ में, क्योंकि जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस में आएंगे डिजिट आपकी, तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व करोगे एक बार माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो आपके पास में सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा गिवन क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस का, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इतने का फिलहाल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन दैट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 11। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, 4a से मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं पूछूं a की वैल्यू क्या है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है। फिर सबसे पहले वैल्यूज लिख लो आप, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू क्या है आपके पास में 5 है और c की वैल्यू क्या है आपके पास में 9 है। इक्वेशन फर्स्ट इसको ऐड कर लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करोगे आप, 4a से मल्टीप्लाई करोगे तो a कितना है 3, यानी कि 4 3 12। तो आप क्या लिखोगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 4a, यानी कि 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 मीन्स 12,
किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 12 से इन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। देखिएगा 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर, 12 5 जा 60 एक्स प्लस 12 9 जा 108, ठीक है। और इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये तो 0 ही रहेगा और इधर कितना आ जाएगा मॉड 11, ठीक है। अब यहां से हमारे पास में ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट स्टेप, 4a से हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें क्या करना है इसको 2ax प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक बात बताइए, अगर मैं साइड में करूं 2a कितना है हमारे पास में 3 इंटू एक्स एंड प्लस b की वैल्यू क्या है 5, इसका मतलब 2 तिया 6 एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हो, हमें पता है इसको क्या लिखना है 2ax प्लस b की फॉर्म में ही तो लिखना है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, तो 2a की वैल्यू कितनी है 3 है इंटू एक्स और प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, इसका होल स्क्वायर। तो हमने सोल्व किया 2 3 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इधर की साइड तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू, इधर की साइड वैल्यू क्या आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस के 4a इंटू सी, सोल्व कर लीजिए। 4 3 12, 12 9 कितने हो जाएंगे 108, माइनस कीजिए तो आपके पास में कितना आएगा 83, और वो भी कैसे माइनस के, इंटू में कितना आ गया मॉड 11। अच्छा अब ये देखो कि हमने जो किया ये हमने सही भी किया या नहीं किया। अगर हमें देखना है कि ये जो हमारे पास में आया है ये सही है नहीं है, तो देखो कैसे देखेंगे। ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हम 6x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36 एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 2ab करोगे तो 2 5 10 6 60x। तो ये दोनों वैल्यूज तो मिल गई, और क्या मिला हमें 25, ये माइनस 83 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस 83, 83 में 25 ऐड करोगे तो 108, जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा 0। इसका मतलब हमारी कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने ये स्टेप जो है वो 100% क्या किया है करेक्ट किया है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जब यहाँ तक हो गया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं 2ax प्लस b को y लेट करते हैं, यही बताया था। सो क्या करोगे आप लेट कर लोगे 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू y। जब हमने इसको y लाइट किया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, सो क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस के 83 मॉड 11, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से हल्का सा इसको सोल्व करूं 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 से डिवाइड कीजिए जरा 83 को। आपको पता है 11 7 जा 77 और 11 8 जा 88, हमारे पास में बीच में वैल्यू आ रही है 83। 77 से 83 कितना बड़ा है बताइए 6 टाइम बड़ा है, और 88 से 83 कितना छोटा है 5 टाइम्स छोटा है। तो पास कौन सा बैठ रहा है 88 बैठ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम चलाएंगे 11 8 जा कितने हो जाएंगे 88, 88 जो है वो 83 से कितने टाइम्स बड़ा है 5 टाइम्स। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बच गया माइनस के 5, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5 मॉड 11। इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे सॉल्व कर दिया, जैसे कि हम मॉड वाले क्वेश्चंस में करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में हमने लिखा, जब हमने इसको y लाइट कर लिया कि y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 11 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो मेन प्रोसेस आता है वो इसके बाद से आता है। कैसे, मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको देखना होगा परफेक्ट स्क्वायर को कैसे बना सकते हैं। 5 है तो या तो 25 होगा, 25 से पहले क्या आ सकता है, अगर यहाँ पे देखो 11 लिखा हुआ है मोड के अंदर, तो ये जो मोड के अंदर m की वैल्यू लिखी हुई है, p की वैल्यू लिखी हुई है, इस p को अगर आप ऐड कर दो तो आपको देखना है पहले ऐसे ही आपका क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म जो है स्क्वायर बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर। तो देखना जरा 11 में 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 16 किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का स्क्वायर होता है। तो आप क्या कर दोगे इंप्लाइज दैट अगर हम इसमें 11 को ऐड कर दे यानी कि 5 प्लस 11 कर दें इंटू मॉड 11, तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो कि y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड 11 हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे करते हैं।
चलिए यहाँ से आगे देखिएगा, हमारे पास में y स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 mod 11 आ गया था। सो इम्प्लाइज दैट, मैंने कहा अगर दोनों साइड हम क्या ले लें, रूट ले लें, यानी पावर 1/2 ले लें, तो यहाँ पे तो आपके पास में क्या रह जाएगा, y इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे देखिएगा 16 की पावर अगर हम 1/2 करें तो आपको पता है 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 4। और आपको पता है जब हम रूट लेते हैं तो रूट से बाहर जो डिजिट आती है वो हमारी किस फॉर्म में आती है, प्लस माइनस की फॉर्म में। तो इट मीन्स इधर की साइड कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 4 mod 11। आप सभी को पता है y की वैल्यू जो है क्या है, हमने क्या माना था y को, 6x + 5, तो 6x + 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस माइनस के 4 mod 11 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इसको लेट कर लीजिए क्या आप, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ से अब आपके पास में दो केस बनेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ सोल्व करोगे आप, एक बार माइनस साइन के साथ। मतलब क्या है कि एक बार तो 6x + 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू प्लस 4 mod 11 लेकर के सोल्व करोगे, एंड एक बार आप 6x + 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 11 लेकर के आप सोल्व करोगे। अब सोल्व करना तो आप पे आता ही है, मॉड को कैसे सोल्व करते हैं उस अकॉर्डिंग ही अपना सोल्व करते जाएंगे। देखिएगा पहले इधर की साइड देखो, ये +5 है, इधर की साइड जाएगा -5 हो जाएगा, तो 4 - 5 कितना रहेगा, -1 mod 11, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, एक्चुअल में हमें इसको सोल्व करते जाना है, कब तक, जब तक कि आपके पास में सिंपल x की वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ से हम, कि सबसे पहले अगर आप देखो -1 जो है वो तो हमारे 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आप क्या कर लो, इसको पहले सोल्व कर लो, इसमें क्या कर दो आप 11 ऐड कर दो, तो 11 - 1 कितना आएगा आपके पास में, -10 आ जाएगा, mod 11 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये +10 आएगा, क्योंकि 11 और -1 तो क्या आ जाएगा आपके पास में +10, बिकॉज प्लस के है 11। तो अब ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे देखोगे आप, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से, सो इम्प्लाइज दैट 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, कितना आ जाएगा, 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 5 10 mod 11। अब मैंने क्या बताया, कब तक सोल्व करना है, जब तक कि यहाँ पे आपके पास में सिंगल एक्स न रह जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल एक्स कब होगा, जब ये वाला जो 3 है ये इधर डिवाइड में आ जाए, और यहाँ पे हमारे पास में फ्रैक्शनल फॉर्म बननी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऐसी डिजिट होनी चाहिए जो कि क्या हो, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ है उसको ऐड कर दो इसमें, यानी कि 3x इज कॉन्ग्रुएंट, और इस चीज को ना साथ के साथ लिखते हुए जाना, चाहे तो एग्जाम में शो मत करना, नोटबुक में इसलिए लिखना ताकि जब भी आप नोटबुक ओपन करो तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये आया कैसे, वरना फिर आपके माइंड में जब आप बाद में कभी नोटबुक खोलोगे ये आएगा कि यहाँ पे तो 5 है, ये 16 कैसे बन गया, ठीक है। तो एकदम से बातें नहीं आती ध्यान में, तो इनको साथ के साथ या तो नोट करते जाना साइड में, या फिर एज इट इज लिख लेना। इसको एग्जाम में इस तरीके से शो करने की जरूरत नहीं है, आप इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के डायरेक्टली भी उसको शो कर सकते हो। तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 mod 11, क्या 16 हमारा 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो फिर से क्या करो, फिर से 11 ऐड कर दो, तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 में फिर से 11 ऐड करो, इनटू में कितना आ जाएगा, mod 11। तो 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 एंड 11 कितना हो जाएगा, 27 mod 11। क्या 27 3 से डिविजिबल है, तो कर दो, 3 9 27 mod 11। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, 9 mod 11, तो एक तो 9 आ गया। अब यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करते हैं -4 के लिए, तो ये 6x है, +5 दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। इट मीन्स क्या हो जाएगा, -9 इंटू mod 11, ये वैल्यू हो जाएगी। अब -9 है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 11 को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा आपके पास में, 2 आ जाएगा, mod 11। अब 2 से डिविजिबल है 6 भी, तो 2 3 6 हो जाएंगे, और 2 1 2 हो जाएगा, mod 11 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 आ रहा है हमें यहाँ पे, सिंपल क्या चाहिए, x, तो इसमें 1 ऐड करो, 11 ऐड करो 1 में, तो कितना हो जाएगा, 11 और 1 12 इंटू mod 11। क्या 12 3 से डिविजिबल है 4 टाइम्स, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना हो जाएगा, 4 mod 11, ये वैल्यू आ जाएगी। सो इट मीन्स एक तो x कॉन्ग्रुएंट आ गया 4 mod 11 के, और x कॉन्ग्रुएंट आ गया 9 mod 11 के, तो आप क्या लिखोगे, सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि 6x + 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू, 6x + 5 क्या है हमारे पास में, y की वैल्यू, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, इसको हमने सॉल्व किया, एक बार तो हमारे पास में 9 आई वैल्यू निकल कर, एक बार 4, तो 4 इंटू 9 mod 11।
ठीक है, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं सही है नहीं है, नोट कीजिए आप इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे 6x + 5 नहीं, हम सॉल्व किसके लिए करते हुए आ रहे थे, x के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, क्योंकि जो 6x + 5 था उसको लेकर के चले थे और सॉल्व किया था हमने x के लिए, तो हमारे पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी निकल करके x की। ठीक है, बस तो इसके साथ में वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से दे रही हूं मैं, बाकी तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द सॉल्यूशंस of 4x² minus के 3x plus 19 is congruent to 0 mod 59। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आंसर आएगा आपका x is congruent to 52 mod 59। ठीक है, बुक में है आपका ये, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। वैसे तो ये इजीली क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें तो हमारे पास में जो वैल्यू बनी थी वो कुछ और बनी थी, इसलिए हमें इतना लॉन्ग मेथड यूज करना पड़ा। इसमें जब भी आप करोगे तो सॉल्व करके देखना, इसमें जो राइट हैंड साइड है उसमें b² - 4ac की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास में माइनस के 295 आएगी। ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करोगे यानी कि कंप्लीट इक्वेशन में जब आप क्या करोगे उसको होल स्क्वायर बनाओगे तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो जब आप दोनों साइड रूट लोगे तो इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे रूट खत्म हो जाएगा, मतलब स्क्वायर जो है वो कट जाएगा रूट से, तो आपके पास 8x - 3 बचेगा जो कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 0 mod 59 के। -3 को दूसरी साइड लेकर के जाओगे +3 हो जाएगा। बुक से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करा दूंगी। ठीक है, ऐसे तो बताने से क्या ही आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करके देखना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज एक बार करके देखना है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बुक की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, वहां से देख लीजिएगा अगर आपके पास में बुक नहीं है तो। नंबर एंड गेम थ्योरी आज आपकी, नंबर थ्योरी जो है वो आपकी आज कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी गेम थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है डायफेंटाइन इक्वेशंस, जो कि लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का, वो करेंगे। इस वाले चैप्टर से सिर्फ एक इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको कर लेना, नोट कीजिए इसको। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायफेंटाइन इक्वेशन, जो कि लास्ट चैप्टर है आपकी इस बुक का। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे परफेक्ट नंबर्स की। परफेक्ट नंबर क्या होंगे, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि अ पॉजिटिव इंटीजर m इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ सिग्मा m इज इक्वल्स टू 2m। यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m जो है वो आपका परफेक्ट नंबर कहलाएगा कब, अगर आप सिग्मा m की वैल्यू निकालोगे और वो किसके इक्वल आए, 2m के इक्वल आए। अब सिग्मा m क्या होता है, जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था अर्थमेटिक फंक्शन वाला, उसमें हमने कई सारे फंक्शंस को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें से कि अगर आपको याद हो हमने टॉप n की वैल्यू निकालनी सीखी थी, सिग्मा m की वैल्यू निकालनी सीखी, सिग्मा n की वैल्यू निकालनी सीखी थी, और हमारे पास में यूलर फंक्शन था तो हमने फाई ऑफ n इस तरीके से वैल्यूज निकालनी सीखी थी। तो इसमें सिग्मा n क्या होता है कि सपोजेट n आपको कोई भी इंटीजर दे दिया, ठीक है, n आपको कोई भी इंटीजर दे दिया, सपोजेट हमने मान लिया क्या 6, तो जब आप सबसे पहले तो क्या देखोगे कि 6 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे। जब आप डिवाइजर्स निकालोगे 6 के तो वो आपको पता है कौन कौन से होंगे, 6 आपका 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, ऑल्सो 6 से डिवाइड होगा। तो हमें पता है ये डिवाइजर्स हैं किसके, 6 के। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर हमें टॉप n की वैल्यू चाहिए होती है तो टॉप n किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के। नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है 6 के, 1 2 3 4। इट मींस टॉप n की वैल्यू तो क्या हो जाती थी हमारे पास में 4 हो जाती थी। और सिग्मा n कैसे निकालते थे कि जो भी डिवाइजर्स है उन सभी का क्या करोगे आप, सम करोगे। इट मींस अगर आपको सिग्मा ऑफ 6 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, जो भी डिवाइजर्स आए हैं इन सभी का आप क्या करते थे, सम करते थे। तो 6 और 4 10 और 2 कितना हो जाता था 12। ये हमारे पास में सिग्मा n की वैल्यू आती थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले तो हमारी जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहा है कि अगर m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उस कंडीशन में जब आप सिग्मा m निकालोगे तो अगर वो 2 इंटू m के इक्वल आएगा, यानी कि 2 का कोई भी मल्टीपल होगा, m की जो वैल्यू है वो 2 का कोई भी मल्टीपल होगा, तब हम m को क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। क्लियर है बात। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे वैसे तो नहीं पूछा जाता, बट आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर कि प्रूव दैट 28 इज अ परफेक्ट नंबर, यानी कि प्रूव करके दिखाइए कि 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन है
वो हमने मान लिया कि दिया हुआ क्या है हमें कि m इज इक्वल्स टू 28। m की वैल्यू क्या है 28, हमें बताना है कि 28 जो है वो परफेक्ट नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिवाइजर्स निकालेंगे किसके, 28 के। डिवाइजर्स ऑफ 28 के डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, देखिएगा ये आपका 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, नहीं। 4 से होगा, हाँ जी होगा। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा, उसके बाद में 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से हो जाएगा, उसके बाद में 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, बाकी किसी भी आगे जो भी डिजिट्स आपकी आएंगी नहीं होगा। एट द एंड किससे डिवाइड होगा आपका 28 से। यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करें वो कितने आए हैं आपके पास में 6 आए हैं, बट हमें एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकालनी है, सिग्मा एम की वैल्यू निकालनी है। सुनना हो, हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एम निकालेंगे। तो ये क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स है उनका सम, चाहे तो लिख देना द सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर्स, जो भी आपके पास में डिवाइजर्स आए हैं उन सभी का सम करोगे आप। तो आपके पास में क्या आएगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, इन सभी को ऐड कर दीजिए। 4 2 6 और 1 7 7 7 कितने हो जाएंगे 14 14 14 कितने हो जाएंगे 28, और 28 में 28 को ऐड कर दोगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास में 56। ठीक है, 56 को हम 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किस में कर दे जो 56 हो जाए 28 में, यानी कि 2 × 28। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 28 की फॉर्म में। और 28 हमारे पास में किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। अगर m जो है वो हमारा क्या है 28 है, तो ये हमारे पास में 28 यानी कि सिग्मा m जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास में 2m के इक्वल आ गया। यहाँ पे हम सॉल्व किसके लिए कर रहे थे, सिग्मा ऑफ 28 के लिए। तो सिग्मा ऑफ 28 जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया 2 × 28। अगर 28 m की वैल्यू है तो सिग्मा m किसके इक्वल आ गया 2m के। तो कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 28 कैसा है, परफेक्ट नंबर है। तो क्या लिखोगे, सो 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो आपको पता चल गया परफेक्ट नंबर कौन से होंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर जो कि अगर आप उसके लिए सिग्मा m की वैल्यू निकालो वो 2m के इक्वल आए तो उसको आप क्या कहोगे, परफेक्ट नंबर कहोगे। एक दो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके देख लेना, 6 के लिए निकाल के देख लेना 6 आपका परफेक्ट नंबर है या नहीं है। ठीक है, सॉल्व नोट कीजिए इसको, फिर आगे करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, इसी में ही है मर्सेनी प्राइम्स। तो आपको मैंने पहले एक बात बताई थी कि हमने जो पहले चैप्टर किया था इन 3 चैप्टर से पहले वो पढ़ा था अरिथमेटिक फंक्शन, और मैंने आपसे बोला था अरिथमेटिक फंक्शन के डायरेक्ट बाद जो आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आपका डायफेंटाइन इक्वेशंस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बीच के 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे आपके। ठीक है, और एक लास्ट वाला है वो भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आएगा ही नहीं, तो उसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आपका ये वाला है। तो इसीलिए इस वाले चैप्टर में मोस्टली जो टॉपिक्स होंगे वो आपके अटैच्ड होंगे किससे, जो आपका अरिथमेटिक फंक्शन वाला चैप्टर था उससे। जैसे कि परफेक्ट नंबर में सिग्मा एम आया था, वो भी हमारा किससे अटैच्ड है, जो हमने अरिथमेटिक फंक्शन पढ़ा, क्योंकि सिग्मा एम क्या होता है ऑलरेडी हमारा अरिथमेटिक फंक्शन होता है, तो वो वाले फॉर्मूले क्या होंगे, मोस्टली यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा मर्सेनी प्राइम्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बेस्ड थ्योरम, ये सब भी हम पढ़ चुके, तो दोबारा मैं आपको नहीं कराऊंगी, सिर्फ बेसिक्स यहाँ पे बता दूंगी, और एक्चुअल में आपको डिटेल में उस वाले चैप्टर से पढ़ लेना जहां पे मैंने आपको कराया हुआ है। तो क्या होता है मर्सेनी प्राइम्स, द नंबर्स mk इज इक्वल्स टू 2 की पावर k - 1 वेयर k इज ग्रेटर देन 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मर्सेनी नंबर्स बोलेंगे, और यदि मर्सेनी नंबर्स कैसे हैं, प्राइम्स है, तो उस कंडीशन में हम उसको मर्सेनी प्राइम बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। हमने ये किस में पढ़ा था, जो हमारा अरिथमेटिक फंक्शन था उसी में ही हमने पढ़ा था। आई थिंक यहाँ पे k था या n था, जो भी था देख लेना कि mn किसके इक्वल है, यदि 2 की पावर k - 1 वेयर k इज ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में ये जो नंबर होगा ये हमारा मर्सेनी नंबर होगा। और अगर हमारा 2 की पावर k - 1 कैसा है, प्राइम है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो नंबर है वो कैसा है, प्राइम है, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलोगे, मर्सेनी प्राइम बोलोगे। ठीक है, इसके बाद में इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है कि लेट 2 की पावर n - 1। देखो उस वाले चैप्टर में जो मैंने आपको थ्योरम कराई थी वो किस नेम से कराई थी, यूक्लिड थ्योरम के नेम से, यहाँ पे यूक्लिड लेमा के नेम से, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
तो लेट टू की पावर n माइनस वन बी अ प्राइम, हमने मान लिया ये क्या है, कोई भी एक प्राइम नंबर है। सो देन टू की पावर n माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस वन इज अ परफेक्ट नंबर वेयर n इज ग्रेटर देन वन। तो ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि यदि टू की पावर n माइनस वन क्या है, प्राइम है, तो उस कंडीशन में टू की पावर n माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस वन वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। इसका डिटेल में प्रूफ आपको कराया हुआ अरिथमेटिक फंक्शन में, वहां से कर लेना, बिल्कुल सिमिलर है, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट आता है फिर इसमें फॉर्मेट नंबर। और एक चीज और, मैंने प्रूफ में लिखा हुआ है डू इट सेल्फ, यानी कि इसको आपको दोबारा से करनी है, यहाँ पे स्पेस मत छोड़ना, कभी डू इट सेल्फ लिख के स्पेस छोड़ के छोड़ दो इसको। अभी जस्ट पहले बीच में या तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपने जहां पे भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं वहां से देखिएगा कैसे कैसे सोल्व करा रखे, करके देखिएगा होती है नहीं होती है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा। अभी के अभी अपना सब कुछ क्लियर करते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपके टाइम नहीं रहा ज्यादा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट नंबर। फॉर्मेट नंबर क्या होता है कि एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म fn इज इक्वल्स टू की पावर 2 की पावर n प्लस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट नंबर बोलते हैं, जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में अगर सपोजेट हमने मान लिया कि यदि n की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि n की वैल्यू 0 1 2 3 ही हो, ध्यान रखना सिर्फ डेफिनेशन कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे, कि यदि कोई भी इंटीजर इस फॉर्म का होगा वेयर n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, या तो n 0 हो या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा वो कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक। तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेट नंबर बोलेंगे। फॉर्मेट नंबर कौन कौन से होते हैं, ये आप वैल्यूज निकाल करके वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। इनकी वैल्यू एक बार 0 रख के सोल्व करोगे 1 2 3। पहले एक बात बताओ, अगर वीडियो को देखो सीरियसली लेना इस चीज को, पहले ही बता देना आगे वीडियो देखने से पहले, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 एंड इसकी पावर 3, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, और एक मैंने आपसे पूछा 2 की पावर 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब वीडियो को पहले यहीं पॉज करो, इन दोनों का सॉल्यूशन करो, और इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, दोनों को फर्स्ट और उसके आगे आंसर, सेकंड और उसके आगे आंसर करके कमेंट में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग दोनों के आंसर्स डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, और होंगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है, सोल्व करके बताओ। और ऐसे मत करना कि वीडियो को आगे देख लिया और उसके बाद में सोल्व कर रहे हो। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब जिनके सही है अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो एक बार देख लेना। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, वरना तो माइंड में आपके रहेगा पता नहीं क्या था, ठीक है। जिनका आगे अच्छी बात है, जिनका नहीं आया वो एक बार देखो। यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ 2 की पावर 2 और उसके ऊपर ब्रैकेट लग रहा है, उसकी पावर 3 हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, जो पावर्स होंगी उनकी क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो दोनों टर्म्स लिखी हुई इनके बीच में आपस में किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप लिखोगे 2 की पावर 2 3 जा 6 और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास निकल के 64। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। इट मीन्स 2 एज इट इज, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आप कहोगे यहाँ पे 2 की पावर 3 जो है उसको सॉल्व करके कितना आ गया 8। तो अब कितना बना 2 की पावर 8। तो 64 की मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 4 जा 16 4 6 जा 24 एंड 1 5 256। तो दोनों में डिफरेंस है, इसको सॉल्व करके 64 आएगा और इसको सॉल्व करके 256 आएगा। समझ में आ गया डिफरेंस आप सभी को, कि अगर 2 की पावर 2 है एंड ब्रैकेट लगा के तब उसकी पावर कुछ लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई करोगे देन उसको सॉल्व करोगे। लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है वैल्यूज की दिस टर्म की पावर ये और इसकी पावर ये, तो पहले आप ऊपर वाली टर्म जो है उसकी पावर को सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको इसकी पावर की फॉर्म में लिखोगे एंड देन सॉल्व करोगे, ठीक है। डिफरेंस होता है दोनों में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए आपको बताइए, छोटी सी बात है बट क्वेश्चन पे काफी बड़ा इफेक्ट डाल देती है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f0 की। तो हमें क्या करनी है, n की वैल्यू 0 पुट करनी है। यहाँ पे देखो, पहले मैंने कहा n की वैल्यू 0 पुट करो तो आप कहोगे 2 की पावर 0 प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो यही लिख रही हूँ, 2 की पावर 0 एंड प्लस 1। सोल्व कीजिए,
टू की पावर 0, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आप कहोगे 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 1 2 ही होगा, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो आप क्या कहोगे, 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो 2 की पावर ये हो जाएगा 2 एंड प्लस 1, 2 की पावर 2 4, 4 एंड 1 कितना आ गया, 5 आ गया। अगर हम कितना लिखते हैं 2, यानी 2 की पावर 2 प्लस 1, तो आप क्या कहोगे, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 एंड 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 17। इसके बाद में अगर आप 3 पुट करते हो तो 2 की पावर 2 की क्यूब प्लस 1, इसको सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2 की क्यूब कितना हो जाएगा, 8, उसके बाद में इसमें ऐड कर दोगे 1, सोल्व करोगे 2 की पावर 8 कितना आया था सोल्व करके, 256, 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 257। इसके बाद में अगर हमसे पूछा जाए कि फॉर्मेट नंबर कौन कौन से होते हैं, 3 5 17 257, आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, F4 F5 F6 F7, इन सभी की वैल्यूज निकाल सकते हो। n की वैल्यू 0 से लेकर के स्टार्ट कर देना जहां तक भी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग के 10 फॉर्मेट नंबर बताइए या कुछ भी, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर्मेट नंबर क्या होते हैं कि वो नंबर जो कि 2 की पावर n प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट नंबर बोलते हैं। n की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, याद रहेगा माइंड में। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वालों को सभी को याद रखना है। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, थ्योरम है द फॉर्मेट नंबर F5 इज डिविजिबल बाय 641, यानी कि फॉर्मेट नंबर F5 जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 641 से। एक बात बताइए, अभी हमने कहां तक वैल्यूज निकाली थी, F3 तक वैल्यू निकाली थी, और F3 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, सोल्व करके 257 आई थी। सपोज दैट हमें क्या निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालनी है, तो F5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1। n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 5 पुट करनी है, यानी कि एक्चुअल में हमें ये वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए अगर आप देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, यानी कि आप इसको कह सकते हो 2 की पावर 32 प्लस 1। इसको आपको सोल्व करना है और आपको बताना है कि जो 641 है वो इससे हमारा डिविजिबल है नहीं। लेकिन आप देखिए 2 की पावर 32 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर आप सोल्व करने लगोगे तो बहुत लेंथी वैल्यू बैठेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसको बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जिनकी हमें अपने आप से वैल्यू चाहिए, तभी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं कि 2 की पावर 32 के लिए अगर आप देखो, सपोज दैट 641 निकलवा रहा है, तो आप एक बात बताइए, अगर मान लो हम 2 की पावर 5 कर रहे हैं तो 2 की पावर 5 कितना आ रहा है, 32। उसके बाद में आगे चलो, अगर हमने 2 की पावर 6 की, कितना आ जाएगा आपके पास में, 60, ये आ जाएगा 64, ठीक है। अगर हमने 2 की पावर 7 की तो हमारे पास में कितना आएगा, 128। ये किसके लिए आ गया, 2 की पावर 7 के लिए। अब अगर 2 की पावर 7 128 आ रहा है, 128 में जरा मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर की, क्या वो 641 के अप्रोक्स में बैठेगी वैल्यू। अगर सपोज दैट हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 की, तो 6 8 जा, ये तो ज्यादा हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करना, 128 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आ रहा है, 640। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें कितना आ जाएगा, 641। इसका मतलब अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स कर रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 7 कर रहे हैं, ऑल्सो उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 की और ऐड कर रहे हैं 1 के, तो ये हमारा किसके इक्वल निकल करके आ रहा है, 641 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हमें 641 चाहिए तो उसको हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आप 1 प्लस AP वाली फॉर्म लिखोगे। ऑल्सो A की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 2 की पावर 7, और P की वैल्यू हमारे पास में क्या हम लेट करेंगे, 5। ये चीज आपको लेट करनी होगी इस थ्योरम के लिए। तो क्या लेट करोगे कि मान लिया A की वैल्यू क्या ली हमने, 2 की पावर 7, एंड हमने P की वैल्यू क्या ली है, 5 ली है।
सो देन अगर हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, 1 प्लस ए इंटू पी की, तो ये सोल्व करके हमारे पास क्या आनी चाहिए, 641 आनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करोगे 1 प्लस एपी के लिए, और ध्यान रखना अगर किसी और नंबर के लिए तो भी आप सेम यही प्रोसेस अप्लाई करोगे। ए और पी की वैल्यूज आपको देखनी पड़ेगी कि आपको क्या लेनी होगी उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो 1 प्लस एपी, तो 1 प्लस ए की वैल्यू हमने कितनी बोली, 2 की पावर 7 इंटू पी की वैल्यू क्या ली है हमने, 5 ली है। इसको आप सोल्व कर सकते हो, 2 की पावर 7 सोल्व करके कितना आया, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी, कितना आया था 640, 1 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 641। इट मींस अगर हम देखें 1 प्लस एपी सोल्व करके हमारे पास में कितना आया है, 641 आया है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको, यानी कि इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एपी जो है वो हमारे पास कितना आया है, 641 आया है। ठीक है, नाउ अब आप क्या करोगे, दोनों साइड माइनस कर दोगे p टू दी पावर 4। सेकेंड स्टेप होगा इस थ्योरम का आपका, 1 प्लस एपी में से आप माइनस कर दोगे p टू दी पावर 4। सेम आपको इधर भी करना पड़ेगा, 641 में से माइनस करोगे p टू दी पावर 4। एक बात बताइए, p टू दी पावर 4 क्या है, p की वैल्यू कितनी ली है हमने 5, इट मीन्स 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। इट मीन्स यहां से आप इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आएगा, 625 आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, 11 माइनस के 5 कितना आ जाएगा 6, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, इसका मतलब कितना आ गया 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इट मीन्स 2 की पावर 4। तो अगर हम देखें 1 प्लस एपी माइनस पी टू दी पावर सोल्व करके हमारे पास कितना आया, 2 की पावर 4 आ गया। सो नाउ हमें एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, f5 की वैल्यू निकालनी है। f5 क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, 2 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1, यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, फॉर्मेट नंबर यही तो होता है 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 की फॉर्म का। चलिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 प्लस 1। अब 2 की पावर 32 को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे कर सकते हैं ये बताइए, यहाँ पे हमने जो वैल्यूज निकाल रखी है वो किस किस की है, तो 2 की पावर 7 की वैल्यू पता है हमें या 2 की पावर 4 की वैल्यू पता है, तो 32 को भी हमें ऐसे ही कुछ टर्म्स में ब्रेक करना होगा। डार्ट से अंदाजा लगाइए, 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32। इट मीन्स इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7 की होल पावर 4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 7 की वैल्यू हमारे पास में है 7 चौक 28, 2 की पावर 28 और यहाँ पे 2 की पावर 4, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 28 और 4 ऐड हो गए कितना हो जाएगा 32, एंड इसमें ऐड कितना हो रहा है प्लस के 1। यहाँ पे आइए इधर, यहाँ पे f5 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 2 की पावर 4, ये बताइए 2 की पावर 4 हमारा है किसके इक्वल एक्चुअल में, 1 प्लस एपी माइनस पी टू दी पावर 4 इसकी इक्वल है। उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय, इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें किसकी, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 किसकी इक्वल है a की, इट मींस a की पावर 4 प्लस 1, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से आप क्या कीजिए कि पावर 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करोगे कितना आएगा 1 प्लस एपी में मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 4 की, और एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस 1। ठीक है, f5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एपी। यहां से हम देख सकते हैं क्या कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 को अगर हम 1 स्क्वायर लिख दें तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओपन कर दीजिए, 1 प्लस ए पी इंटू ए टू दी पावर 4 एज इट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और एक बार हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर इस फॉर्म में। सपोज दैट यहाँ पे भी हम इसको 1 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो ये फिर से क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एपी का होल स्क्वायर, तो ये फिर से ओपन हो जाएगा किसमें 1 प्लस एपी और 1 माइनस एपी में। कर लीजिए सॉल्व, f5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एपी इंटू ए टू दी पावर 4 1 प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एपी इंटू 1 माइनस एपी की फॉर्म में। यहां से आप देखोगे 1 प्लस एपी दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो बाहर ले लोगे, तो f5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए इंटू पी।
यहाँ से देखिए जब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई में ये बाहर गई तो अंदर आपके पास में क्या आएगा, a⁴ प्लस ये टर्म बाहर गई तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस a² p² और इंटू 1 माइनस ap आ जाएगा। 1 प्लस ap जो है वो हमारे पास में सोल्व करके कितना आया है 641, तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं 641 पुट कर सकते हैं इंटू a⁴ 1 प्लस a² p² इंटू 1 माइनस ap। एक बात बताइए 641 जो है वो इधर है, f5 इधर है, हमें शो क्या करना था कि f5 इज डिविजिबल बाय 641। अगर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में नहीं आ सकता, यानी कि f5 जो है उसके अपॉन में लिख सकते हैं हम 641, तो यहाँ पे तो 1 ही रह जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि f5 जो है वो डिविजिबल है किससे 641 से। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि f5 is divisible by 641 implies that f5 is divisible by 641, और यही क्या करना था हमें प्रूफ करके दिखाना था कि f5 जो है वो डिविजिबल है किससे 641 से। तो ये क्या है, ये शो करना था, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि फॉर्मेट नंबर f5 जो है वो डिविजिबल है 641 से। क्लियर है बात। इसी के साथ में थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आपको सिर्फ ए और पी अपने पास सिलेक्ट करके चलना है। ए और पी ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि आगे आपको नीड पड़ेगी जब भी आप f5 के लिए सॉल्व करोगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आपको नीचे तक का क्लियर दिखाई दे गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, इसमें क्या है डायफेंटाइन इक्वेशन। क्या होती है डायफेंटाइन इक्वेशन, वो इक्वेशन जो कि किस फॉर्म की हो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू z²। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो उसको आप क्या बोलोगे, डायफेंटाइन इक्वेशन बोलोगे। इसमें जब आप सॉल्व करते हो किसी भी डायफेंटाइन इक्वेशन को तो आपको टर्म्स देखने के लिए मिलेगी प्रिमिटिव सॉल्यूशन, प्रिमिटिव ट्रायंगल। तो ये होते क्या है, ऑल्सो इसमें जो यूज होता है वो आपका पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, जो कि आप सभी ने पढ़ रखे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपके क्या कहती है कि आपको जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, जो बेस स्क्वायर होता है प्लस जो लेंथ होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, सॉरी जो बेस होता है उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज दैट ये आपके पास में कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें आपके इसके लिए क्या करते हो, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करते हो। ये हमारे पास में सपोज दैट हमने नेम रख लिया ABC, तो AC हमारे पास में क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस। तो आप कहते हो कि AC का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर। बेस कितना है BC, एंड इसमें जब आप ऐड करते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB, तो ये हमारी पाइथागोरियन थ्योरम कहती है। ठीक है, तो इसमें इसका भी यूज होता है जब आप सॉल्व करते हो। तो बात कर रहे थे हम किसकी, प्रिमिटिव सॉल्यूशन की। प्रिमिटिव सॉल्यूशन क्या होता है, क्या सॉल्यूशन x0 y0 z0 किसी भी डायफेंटाइन इक्वेशन का सच दैट जहां पर x0 y0 z0 कैसे है, सभी रिलेटिवली प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी अगर आपके पास में डायफेंटाइन इक्वेशन है किस फॉर्म की, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू z² की फॉर्म की, तो उसके लिए अगर आप x0 y0 और z0 की वैल्यू निकाल देते हो, या फिर आप इसको x0 y0 z0 भी बोल सकते हो, तो इनकी वैल्यू निकाल दोगे तो ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन आपके प्रिमिटिव सॉल्यूशन कहलाएंगे, जो कि इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। भाई किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वो वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रिमिटिव ट्राइंगल। क्या होता है कि इफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड प्रिमिटिव ट्राइंगल। यानी कि वो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें जो कि आपकी ट्राइंगल की साइड्स होंगी, तीनों साइड्स वो सभी कैसी होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो उस कंडीशन में आप उस ट्राइंगल को क्या बोलोगे, प्रिमिटिव ट्राइंगल बोलोगे। पाइथागोरस थ्योरम का जब भी आप यूज करते हो तो इसमें जो भी आपके पास में वैल्यूज निकल करके आती हैं, आप कभी सॉल्व करके देखिएगा कि मान लीजिए इसकी जो वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू आई और इसकी जो वैल्यू आएगी, तीनों जो डिजिट्स होंगी वो कैसी होंगी, आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद में थ्योरम है इसी पे बेस्ड, जो कि आपसे कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो एक बार इसका डायरेक्टली प्रूफ लिख दिया है मैंने, सॉल्व करके समझा रही हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लेट x0 y0 z0 बी प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस y² इज इक्वल्स टू z²। यानी कि माना ये क्या है, प्रिमिटिव सॉल्यूशन है किसके, डायफेंटाइन इक्वेशन के। तो सबसे पहले हमने मान लिया ये क्या है, हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट है।
सो देन x0 अगर किसके इक्वल हो 2ab के, y0 या y0 किसके इक्वल हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और z0 जो है वो किसके इक्वल हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर सम इंटीजर a एंड b ऑफ अपोजिट पैरिटी। किसी भी इंटीजर a और b के लिए जो कि कैसे है अपोजिट पैरिटी के हैं, सच दैट a इज ग्रेटर देन b है और b इज ग्रेटर देन 0 है। और अगर हम a और b का जीसीडी निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास में 1 आएगा। तो ये हमारे पास में थ्योरम है, हमें क्या करना है प्रूफ करना है। क्या है स्टेटमेंट कि यदि ये क्या है प्रिमिटिव सॉल्यूशन है इस डायफेंटाइन इक्वेशन के, तो उस कंडीशन में ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा किसी भी इंटीजर a और b के लिए जो कि कैसे अपोजिट पैरिटी के हैं। ऑल्सो a बड़ा होगा b से और b बड़ा होगा किससे 0 से। एंड जब हम a और b का जीसीडी निकालेंगे तो वो कितना निकल करके आएगा 1 निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि x0 अगर कैसा है इवन है और y0 कैसा है ओड है। सबसे पहले प्रूफ करते टाइम आप क्या मानोगे कि x0 जो है वो इवन है और y0 कैसा है ऑड है। तो अगर हम x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास में क्या निकल करके आएगा z0 स्क्वायर आएगा। अब एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई भी एक इवन नंबर लीजिए और कोई भी एक ऑड नंबर लीजिए, इवन नंबर का भी स्क्वायर कीजिए ऑड नंबर का भी स्क्वायर कीजिए और उनका सम कीजिए, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी निकल करके। इसको छोड़ दो भी, इसको भूल जाओ, डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आओ। सपोज हमने कोई भी इवन लिया, सबसे छोटा इवन नंबर क्या मान लिया हमने 2 मान लिया, हमने कहा 2 का स्क्वायर करा कितना आ गया 4, प्लस उसके बाद भी ऑड नंबर हमने ले लिया 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 आएगा। अगर हम इन दोनों को सम करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं तो आपके पास में क्या वैल्यू निकल करके आई 13 कैसा है एक ऑड नंबर है। कोई और मान लीजिए, सपोज दैट हमने कोई अनदर इवन नंबर लिया, सपोज दैट 4 लिया, 4 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा 16 आएगा। एक अनदर इवन नंबर, एक अनदर ऑड नंबर ले लीजिए, मान लो हमने 3 ही ले लिया या फिर मान लो 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25 आएगा। दोनों को सम कीजिए 6 5 11 2 3 एंड 1 4 कितना आया सोल्व करके 41 कैसा है ऑड नंबर है। मान लो हमने 4 इवन नंबर लिया, इसका स्क्वायर किया 16 आ गया, 3 हमने ऑड नंबर लिया, इसका स्क्वायर किया 9 आ गया। सोल्व करोगे कितना आएगा आपके पास में 25 कैसा है आपके पास में एक ऑड नंबर है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और उन दोनों का सम कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो वैल्यूज निकल करके आएंगी वो भी कैसी होंगी ऑड नंबर्स होंगे। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर हम कर रहे हैं, x हमारे पास में इवन है और y हमारे पास में ऑड है, तो जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो जो वैल्यू निकल करके आई z0 स्क्वायर ये भी कैसा होगा ऑड होगा। तो इसलिए इम्प्लाइज दैट हमने लिखा z0 इज ऑड। ये मान लिया क्या हमने इक्वेशन नंबर 2। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने क्यों लिखा, ये छोटी सी बात थी। इसके बाद में हमने कहा कि देयरफॉर अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि z0 प्लस y0 डिवाइडेड बाई 2 और z0 माइनस y0 डिवाइडेड बाई 2 इनका जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा। अब ये कैसे आई कंडीशन, यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे हमने कहा कि x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर अगर किसकी इक्वल है z0 स्क्वायर के, z0 कैसा है ऑड है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वैल्यूज निकालेंगे z0 प्लस y0 डिवाइडेड बाई 2, z0 में से माइनस कर देंगे y0 डिवाइड करेंगे 2 से और इनका जीसीडी निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास में 1 आएगा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में क्या इक्वेशन नंबर 3। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे करेंगे। आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में वैल्यू थी, देखो हम मान करके क्या चले थे कि जो x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर है ये हम किसके इक्वल मान करके चले थे, z0 स्क्वायर के इक्वल मान करके चले थे। सपोज दैट अगर हमें x0 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़े तो ये पॉजिटिव टर्म में दूसरी साइड जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी निगेटिव में। तो x0 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा z0 स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर के। ऑल्सो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्या लिख दिया z0 माइनस y0 इंटू z0 प्लस y0 और इज इक्वल्स टू में कितना आ गया x0 स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सपोज दैट अगर हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी डिवाइड कर दे 2 से, तो हमने क्या किया यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये देखोगे 2 2 से कितने हो जाएंगे 4, बट यहाँ पे भी तो देखो यहाँ पे टर्म का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। तो जब इधर की साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होके फिर से आपके पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो क्या इसमें कोई भी इफेक्ट पड़ा, इक्वेशन तुम्हारी फिर से वही वाली बन रही है ऊपर वाली, अगर हम 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे
तो हमने ये मान लिया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि z नोट प्लस वाई नोट बाई 2 और z नोट माइनस वाई नोट बाई 2 ये कैसे स्क्वायर इंटीजर्स हैं। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें तो हमने मान लिया कि ये हमारा किसके इक्वल है, a स्क्वायर के, और हमने माना ये हमारा किसके इक्वल है, b स्क्वायर के। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 4, तो इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 5। अगर हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, सपोज दैट अगर मान लो एक बार हम इनको ऐड कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे मान सकते हो, देखो z नोट प्लस वाई नोट बाई 2 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर आपके सेम है, तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो प्लस z नोट माइनस वाई नोट की फॉर्म में एंड डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल्स टू आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, इधर की साइड ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वाई नोट से वाई नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास में 2 z नोट बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो कितना रह जाएगा, z नोट। तो यानी कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा आपको, z नोट और इज इक्वल्स टू में टर्म क्या चल रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए आ गई, z नोट के लिए। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो इस बार z नोट से z नोट कैंसिल आउट, तो इधर की साइड तो क्या रहेगा आपके पास, y नोट, और इन दोनों के बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। इट मींस जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y नोट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे पास में, एक बार दोबारा से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास में ये वाली, ये जो थी ये क्या थी हमारे पास, इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन सेकंड से देखें तो देखिएगा जरा, z नोट की जो वैल्यू आई है और जो y नोट की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ मैं, y नोट स्क्वायर है तो y नोट की जो वैल्यू है उसको पुट करोगे, कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और z नोट की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर, यानी कि इसको आप लिख सकते हो क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में सॉल्व कर दीजिए, ये x नॉट स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 एंड प्लस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इन दोनों टर्म से ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो x नॉट स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस वाली साइड दूसरी साइड जाएगी, टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। दोनों साइड आप क्या लोगे, रूट लोगे, तो x नॉट किसके इक्वल निकल करके आएगा, 2ab के। तो ये चीज तो हमने लिखी कि इक्वेशन सेकंड से जब हम z नोट और y नोट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास में सोल्व करके कितना आ जाएगा, x नोट इज इक्वल्स टू 2ab। कैसे आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। सो हेंस वी टेक a एंड b टू बी बोथ पॉजिटिव। अगर हम कहें कि a और b दोनों कैसे हमारे पास में पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ से अगर हम a भी पॉजिटिव ले रहे हैं, b भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि a जो है वो बड़ा होगा b से और b हमारा ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से। यानी कि a और b की वैल्यू होंगी तो दोनों कैसी, 0 से बड़ी, लेकिन b जो हमारा b है वो 0 से बड़ा होगा और b से भी बड़ा क्या होगा, a। तो सीधी सी बात है, b और a दोनों होंगे तो 0 से बड़े, लेकिन a हमारा b से भी कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक बात प्रूफ कर दी, क्या थ्योरम में हमें प्रूफ करना था कि y नॉट तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, z नॉट इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, x नॉट किसके इक्वल होता है, 2ab के। तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी। दूसरा हमने प्रूफ कर दिया कि अगर a और b हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यूज है तो उस कंडीशन में a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0 होगा। फिर लास्ट हमें प्रूफ करना था कि दोनों a और b जो इंटीजर्स है वो कैसे होंगे, अपोजिट पैरिटी के होंगे। तो उसके लिए हम कंडीशन हमें क्या पता है, वी नो दैट कि a स्क्वायर जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, a मॉड 2 के। ये भी आपकी एक डायरेक्टली स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंस वाले चैप्टर में बताई थी। उसके बाद में अगर सेम ऐसे हम b के लिए निकाले तो हमें पता है b स्क्वायर कैसा होगा, इक्विवेलेंट होगा किसके, b मॉड 2 के। सो देयरफॉर अगर हम a प्लस b निकालें, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और ये इक्विवेलेंट होगा किसके, z नोट स्क्वायर के। इन केस अगर हम a स्क्वायर को इवन ले रहे हैं और यानी a को इवन ले रहे हैं और b को कैसा ले रहे हैं, ऑड ले रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आप उन दोनों के स्क्वायर को सम करोगे तो वो क्या निकल करके आएगा, एक ऑड वैल्यू निकल करके आएगी, ऑड नंबर निकल करके आएगा जो कि इक्वल होगा किसके, 1 मॉड 2 के। सो सिंस z नोट कैसा है, ऑड नंबर है, सो देन a और b कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे, और वो भी कैसे, अपोजिट पैरिटी के। एक इवन होगा तो एक ऑड होगा, तभी हमारे पास में z नोट कैसा निकल करके आएगा, ऑड निकल करके आएगा। ठीक है,
तो ये हमारी थ्योरम थी, इसमें हमें 2-3 चीजें प्रूव करनी थी। एक तो ये कि और बी अपोजिट पैरिटी के होंगे, दूसरा कि इन सब की वैल्यूज ये होगी, और तीसरा इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये थ्योरम थी जो कि हमने प्रूव की। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नोट कीजिए इसको। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें सम ऑफ टू स्क्वायर्स, किन्हीं दो स्क्वायर्स का सम करना है। तो इसकी एक थ्योरम है, वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है टॉपिक में, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जाते हैं, बट एक थ्योरम है जो कि आपसे मोस्टली पूछी जाती है इस टॉपिक से, तो वही करा रही हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि इफ एबीसीडी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि एबीसीडी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको कैसे स्टेट कर सकते हो, कैसे दी जा सकती है आपको ये थ्योरम, कि इफ यू एंड वी आर सम ऑफ टू स्क्वायर्स, यदि यू और वी क्या है, सम है किन्हीं दो स्क्वायर्स के, देन देयर प्रोडक्ट यू वी इज ऑल्सो अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स, तब उनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि यू इंटू वी, वो भी क्या होगा, सम होगा किन्हीं भी दो स्क्वायर्स का। ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि यदि u और v सम है किसके, दो अलग अलग स्क्वायर्स, यानी कि u भी सम है किसी दो अलग अलग स्क्वायर्स का, और v भी आपका सम है किन्हीं दो अलग अलग स्क्वायर्स का, तो u इंटू वी जो होगा ये भी सम होगा किन्हीं दो अलग अलग स्क्वायर्स का। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो इस वाले स्टेटमेंट के लिए प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इसमें हम प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास में, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस के 2ac bd, प्लस इसको सॉल्व करोगे आप a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे एंड प्लस के 2adbc। इस टर्म से ये वाले टर्म तो आपकी डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से देखिएगा आपके पास में कितना आ गया, a स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों में से a स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि इसके पास डी स्क्वायर रह जाएगा। इन दोनों में से अगर आप डी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से देखिएगा आपके पास में क्या आएगा, सी स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर, ये भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये भी आपके पास में यही वैल्यू है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का एक ब्रैकेट हो जाएगा और एक ब्रैकेट आ जाएगा आपका किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और इनटू में कितना आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आनी थी आपके पास में, लेफ्ट हैंड साइड आनी थी, जो कि हमें क्या करनी थी, इसमें प्रूफ करके दिखानी थी क्वेश्चन में। ये इस थ्योरम का प्रूफ है बस, और कुछ नहीं है इसमें, नोट कीजिए इसको। देखिएगा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 541 एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स। एक नंबर आपको दे दिया 541 और आपसे कहा है कि इसको आपको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में, किन्हीं भी दो स्क्वायर्स के सम की फॉर्म में। अब कैसे करेंगे, पहले तो बात ये हमें देखना पड़ेगा कि ये होगा या नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको डिजिट दी हुई हो, सपोज दैट p मान लो, n मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपको अगर आपको ये वैल्यू दी हुई है तो उस कंडीशन में अगर आपको देखना है कि एक्सप्रेसिबल है या नहीं है, किस फॉर्म में, सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में, तो आप क्या निकालोगे, 4n+1। अगर जो भी डिजिट आपको गिवन है आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप क्या कहोगे कि उस टर्म को या उस डिजिट को हम सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पहले आपको देखना होगा कि जो भी डिजिट आपको गिवन है क्या वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, गिवन दैट आपको दिया क्या हुआ है, 541 के लिए आपको चेक करना है, तो आप p की वैल्यू मान करके चल सकते हो कि p की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 541। पहले तो आप एक काम कीजिए, इसको 4 से डिवाइड कीजिए। अगर हम 541 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। इसका मतलब अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 135 में कर रहे हैं, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 135 में कर रहे हैं और उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा किसके इक्वल निकल करके आ रहा है, 541 के इक्वल।
अगर मैंने कहा 135 हमारे पास में किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो आप कहोगे ये 4n+1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते 541 को, कर सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे, implies that 5p is equals to कितना है 541। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो p है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 into 135+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका किसके इक्वल होगा, 541 के इक्वल ही तो होगा। तो आप क्या लिखोगे कि 541 is expressible in the form of 4n+1। क्या लिखोगे आप, सो 541 is expressible in the form, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको, 4n+1 की फॉर्म में। सो थस अगर हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में। थस p कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि इसको हम सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब करेंगे कैसे, 541 को हमें करना तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे, यहाँ पे आके ये क्या बन जाता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सोल्व। अब 541 को हमें देखना है कि कोई भी दो हमारे पास में ऐसे डिजिट होनी चाहिए कि उनके स्क्वायर का सम इसके इक्वल आए। तो क्या करो आप, सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स करके देखो 541 के, अगर डायरेक्टली फैक्टर्स हो रहे हैं यानी कि किसी भी टर्म से आपका डिविजिबल है 1 से लेकर 10 तक, तो इजीली आप इसको सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में जैसे कि आप देखोगे 541 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 4 9 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, ये आपका 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। यानी कि पता नहीं कौन सी ऐसी डिजिट जाएगी जहां पे ये आपका क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो, 541 का आप निकाल लो जी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना आप सभी पे आता है, लास्ट वाले टू टर्म्स का पेयर करोगे, इस वाले के लिए सोल्व करोगे, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 141, इसमें 2 ऐड करोगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई किस में करें जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाए। अब देखो अगर हम डायरेक्टली देखें ये 141 है, तो अगर आप अपने माइंड में करो, वैसे तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आगे भी कोई वैल्यू ले सकते हो जो भी आपका मन करे, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 141 को हम लिख सकते हैं 100 + 41, और अगर यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 41 1 से कितने बन जाएंगे 41, तो रिमाइंडर कितना आएगा 100। इसका मतलब अगर हम 21 का स्क्वायर करें तो 21 का स्क्वायर करना देखना कितना आएगा, 21 की मल्टीप्लाई 21 में करोगे आप तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी 441 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 10, ये जो 100 हमारे पास रिमाइंडर बचा, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 100 आ जाएगा। यानी कि अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें यानी कि 21 के स्क्वायर में ऐड कर दे 10 का स्क्वायर, तो आपके पास में कितना आ जाएगा सॉल्व करके 541 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब हम 541 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास में ऐसी वैल्यू बैठ रही है जहां पे अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 पुट करके जब हमने सोल्व किया, हालांकि हम इससे बड़ी वैल्यू भी पुट कर सकते थे क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो रिमाइंडर हम छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये बात आ गई कि यहाँ पे हमारे पास में 141 और 100 स्क्वायर होता है किसका 10 का। ठीक है, 10 के स्क्वायर को ही तो 100 कहते हैं, तो इसलिए अगर हम 21 का स्क्वायर ले ले और उसमें ऐड कर दे 10 का स्क्वायर तो ये हमारा 541 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर एंड प्लस 10 के स्क्वायर की फॉर्म में। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो डिजिट्स है या फिर दो स्क्वायर्स हैं जिनका सम किसके इक्वल है 541 के, और हमें क्या करना था इसको किन्हीं भी दो स्क्वायर्स के सम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दो क्वेश्चन है इसी टाइप के, तो इंटरेस्ट आएगा आपको, थोड़े से डिफरेंट है ताकि आपको पता चल जाए, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए सभी करा दे रही हूँ।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी में ही आपसे कहा है 153 कि 153 को एक्सप्रेस कीजिए सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में। सॉल्व कैसे करोगे? देखो सबसे पहले आपको देखना है कि 153 जो है वो एक्सप्रेसिबल है या नहीं है। तो आपको देखना होगा ये 4n+1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो p इज इक्वल्स टू 153 गिवन है, सो इम्प्लाइज दैट 153 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की मल्टीप्लाई किस में करें? देखिएगा 4 से आप क्या कर लो, अलग से डिवाइड कर लो 153 को। 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आपके पास में 33 आ गया। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, यानी कि आपके पास एक बार और चल जाएगा। 4 8 जा 32, रिमाइंडर बच गया 1। इसका मतलब अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 38 में कर रहे हैं और उसमें रिमाइंडर यानी कि 1 को ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 153 को हम 4n+1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लाइन आप अपने आप ऐड कर दोगे कि क्या 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 4n+1, सो थस 153 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो देन हम इसको सॉल्व करेंगे सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में। 153 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो डायरेक्टली अगर हम बात करें 153 के फैक्टर्स करके देखो, मैंने क्या बताया था, अगर फैक्टर ना हो तब आप उसका स्क्वायर रूट निकालो। फैक्टर करके देखो, ये आपका 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा कितने हो जाएंगे, 9, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई अगर हम 17 में कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या आ रहा है, 153। लेकिन हमें तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर्स के सम की फॉर्म में। अब ये जो 9 है इसको तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन जो ये 17 है इसका क्या करें, इसको कैसे कन्वर्ट करें? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 17 को हम लिख सकते हैं इसको 1 + 16 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 16 + 1 17 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ही है 3 की। लेकिन इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर करोगे 16 ही होगा। अब इस 3 स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस इसके अंदर करोगे 3 4 जा 12 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 153 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे तो सॉल्व करके देख लो, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 144, दोनों को ऐड करके देखो कितना आ गया आपके पास में, 153 आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर डायरेक्टली आपके फैक्टर्स हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, फैक्टर्स नहीं हो रहे तो आपको बताई दिया किस तरीके से सॉल्व करोगे। एक बार पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बच गया उसको करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिएगा, क्या है आपसे कहा है एक्सप्रेस 373 एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स। इसको आपको सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप इसको 4n+1 की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं। तो अगर p की वैल्यू 373 है तो कैसे देखोगे, 4 से डिवाइड करोगे 373 को। ठीक है, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, यहाँ पे कितना बचेगा 13, 4 3 जा 12। इट मीन्स 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 373 को देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 93 में करें और इसमें 1 ऐड कर दें तो ये हमारे पास में ये आ जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि 373 कैन बी एक्सप्रेसिबल एज इन द फॉर्म ऑफ 4n+1। इसको हम 4n+1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो थस 373 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स। लिख सकते हो, दोनों लाइन अपने आप ऐड कर देना। सो नाउ 373 कैसे लिखोगे, अब 373 की अगर हम डायरेक्टली बात करें तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं होगा। यानी कि किन्हीं भी जो भी हमारे स्टार्टिंग वाले डिजिट्स हैं उनसे ये हमारे डिविजिबल नहीं है जहां तक भी हम जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है कि हम इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। 373 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, लास्ट के दो टर्म्स एक साथ, ये एज इट इज। तो 1 1 जा 1,
3 में से माइनस करोगे 1 2, यहाँ पे कितना आ गया 73। अब 2 की मल्टीप्लाई किस में करें, हमें पता है अगर हम 9 में करेंगे तो 29 9 जा कितने आएंगे, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 आपके पास में कितना आ जाएगा 261। ठीक है, और देख लीजिए अगर सपोजेट मान लिया हमने 261 आ गया, ठीक है, अगर 273 में से माइनस कर रहे हैं हम 261 को, तो हमारे पास में कितना आ रहा है 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 1 6, 12 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 12। क्या 12 जो है वो किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, और छोटी कम वैल्यू पे जाना पड़ेगा, बड़ी पे नहीं जाएंगे, बड़ी पे जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा कम। और थोड़े कम का मतलब क्या है, देखो आपको 100 वाला क्वेश्चन कराया ना, वो इसलिए कराया था क्योंकि आप आगे जाओगे तो सोल्व नहीं होगा। अब 9 पे सोल्व नहीं हुआ, हमने सोल्व किया किस पे, 8 पे। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो गया 22। अब आप देखिए 273 में से अगर हम 224 को माइनस करते हैं तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 9, 6 में से 2 गया 4, 49। 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे 8, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 224 और रिमाइंडर कितना आ गया 49। सो इसका मतलब क्या है कि जो 373 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 18 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो 49 आया, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतने इजी से क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप का कोई भी 1-2 क्वेश्चन हो बुक से देख लीजिएगा, पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी टेलीग्राम पे, बता चुकी हूँ। टेलीग्राम चैनल नेम है जिनवानी क्लासेस। जिनके पास बुक नहीं है देख लीजिएगा, जिनके पास बुक है वो अपनी बुक से कर लीजिएगा, नोट कीजिए इसको। देखिएगा लास्ट के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको बुक से ही देख लीजिए, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3185 एज द सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी कि इसको आपको कन्वर्ट करना है सम ऑफ 2 स्क्वायर्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले देखोगे कि क्या ये 4n+1 की फॉर्म में है, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे, 796 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम क्या कह सकते हैं 3185 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 4n+1 की फॉर्म में। सो हम कह सकते हैं कि p जो है एक्सप्रेसिबल है किस फॉर्म में, 4n+1 की फॉर्म में। सो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 स्क्वायर्स की फॉर्म में। ठीक है, अब उसके लिए आप क्या करोगे, इसका फैक्टराइजेशन करोगे। जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे वो आएंगे आपके पास में 5 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई बाय 13। अब जो यहाँ पे 5 है उसको तो आप क्या लिख सकते हो, देखो 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो उसको आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जैसे कि अभी आपको बताया था। 49 को क्या लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 जो है 13 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 2 का स्क्वायर करोगे 4, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। तो फिर से वही वाली बात आ जाएगी, तो 13 को हमने लिख लिया इस फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 1 में करोगे तो 7 स्क्वायर, और 7 स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो 2 7 से कितने हो जाएंगे 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म एज इट इज। यहाँ से आप देखोगे, ये आप देखो 7 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला कौन सा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर आपको याद हो, अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराई थी ये वाली थ्योरम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए इंटू सी माइनस बी इंटू डी का होल स्क्वायर और ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी का होल स्क्वायर। तो ये आपको थ्योरम याद रखनी है, इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को आगे सोल्व किया हुआ है। कैसे, ए यानी कि 7 इंटू 3 माइनस बी इंटू डी इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 3 इसका होल स्क्वायर। नीचे लिखा भी हुआ है कि हमने इस थ्योरम का यूज करके इसको सोल्व किया है। नाउ 7 3 21, 14 2 28 इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस 7 2 14, 14 3 42 इसका स्क्वायर। दोनों को सोल्व कर लोगे, सोल्व करके आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, p किसके इक्वल होगा 7 स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद में लास्ट थ्योरम है कि एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4n+3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी कि कोई भी इंटीजर जो कि किस फॉर्म का होगा, देखो अभी हमने क्या किया था कि कोई भी इंटीजर जो कि 4n+1 की फॉर्म का है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ 2 स्क्वायर्स की फॉर्म में। ठीक है, वो थ्योरम अलग थी। अब थ्योरम क्या है कि 4n+3 को हम सम ऑफ 2 स्क्वायर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दोनों में डिफरेंस है। 4n+1 की फॉर्म में अगर कोई भी इंटीजर आपका
तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में, लेकिन अगर 4n+3 की फॉर्म में तो नहीं कर सकते। प्रूफ कैसे करेंगे इस थ्योरम का कि कोई भी इंटीजर है m, जिसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, m इज इक्वल्स टू 40 प्लस r, जहां पर r की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। सो इम्प्लाइज दैट अगर m की वैल्यू हमने कहा कि r की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 है, तो उस कंडीशन में m जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 0 1 2 3 mod 4 तक। तो अगर हम m स्क्वायर करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी कि m स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 1 mod 4। अगर हम m की वैल्यू जो है वो हम मान रहे हैं कितनी, 40 प्लस 3, r की वैल्यू सपोज दैट हमने क्या ली, 3 ली, तो उस कंडीशन में m हमारा किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ये हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो 40 प्लस 3 जो है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, क्योंकि हमने m माना 40 प्लस 3 और हमने मान लिया कि m ऑल्सो किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो आप क्या कह सकते हो कि 40 प्लस 3 यहाँ से किसके इक्वल हो सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। सो इसको आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड 4 होगा। इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो आइदर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है मॉड 4 पे। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4, thus m does not equals to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करके दिखाना था कि अगर m हमारा किस फॉर्म का है, 40 प्लस r की फॉर्म का है, तो उस कंडीशन में हम उसको सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसको, m को। यहाँ पे ये a स्क्वायर b स्क्वायर ये क्या है, स्क्वायर्स ही तो है, उनका क्या हो रहा है, सम, तो इसका मतलब m नॉट इक्वल होगा इन दोनों स्क्वायर्स के सम के। ठीक है, तो यानी कि अगर 4n+3 की फॉर्म में है कोई भी इंटीजर तो उसको हम सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो बस आपको इतना ही करना है नंबर थ्योरी से। आज नंबर थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। बाकी अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो कि आपको समझना है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अदरवाइज बस एक लेक्चर आपको मिलेगा जिसके अंदर आपकी गेम थ्योरी कंप्लीट होगी। गेम थ्योरी से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे पूछने के चांसेस कम हैं, तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही आपको कराया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कराया जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हुए या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।